गॉड ऑफ वॉर ये फैन सेक्सी भाभी ने मुझसे शादी करने पर जोर दिया। अध्याय 1 10 नायकों का परिवार। पिछला। अगला। यांगत्सी नदी के दक्षिण में ये परिवार का प्रांगण उजाड़पन के घने वातावरण से भरा हुआ था। एल्डर ये चांगफेंग सिरहाने बैठे थे और उनके सामने लंबी मेज पर 10 कलश पंक्ति में रखे हुए थे। छद्मवेश में लिपटा एक 3 सितारा जनरल गंभीरता से बगल में खड़ा था। उसका चेहरा भारी था और वह अपने हाथों में लिए मृत्यु नोटिस खोल रहा था। ये झिंगगुओ 48 वर्ष 28 जुलाई को उत्तरी क्षेत्र में लड़ाई में मारे गए, कोई अवशेष नहीं बचा। ये झिंगहुआ 43 वर्ष 28 जुलाई को पूर्वी क्षेत्र में लड़ाई में मारे गए, कोई अवशेष नहीं बचा। ये लिंगटियन 27 वर्षीय 28 जुलाई को दक्षिणी क्षेत्र में लड़ाई में मारे गए, कोई अवशेष नहीं बचा। ये लिंगजुन 26 वर्ष 28 जुलाई को दक्षिण पूर्वी सीमा पर युद्ध में मारे गए, कोई अवशेष नहीं बचा। 10 मृत्यु नोटिस पढ़े जाने के बाद पूरे हॉल में अजीब सी शांति छा गई। ये परिवार की तीसरी पीढ़ी के 10 वफादार और साहसी सदस्य एक ही दिन ग्रेटजिया के 6 प्रमुख युद्ध क्षेत्रों में युद्ध में मारे गए थे, जिससे ये परिवार लगभग खत्म हो गया था। इस तरह के दुख से पूरे प्रांगण में घुटन भरी हवा फैल गई। धमाका धमाका। ये परिवार के प्रांगण के ऊपर 36 लड़ाकू विमान गरजते हुए ऊपर से गुजरे और 19 तोपों की सलामी एक साथ सुनाई दी। पूरे परिसर में अलार्म बज रहे थे और झंडे को आधा झुका दिया गया था, ये परिवार के वफादार शहीदों को विदाई देते हुए। लेकिन ये सब कुछ ये परिवार के मृतकों के भयानक भाग्य को नहीं बदल सका। बूढ़े जनरल, इस बार दुश्मन की योजना बहुत ही सावधानीपूर्वक बनाई गई थी। हमने ऐसी त्रासदी की कल्पना नहीं की थी। संवेदना। 3 सितारा जनरल निंग यू ने ये चांगफेंग की ओर झुककर प्रणाम किया, उसकी आवाज कुछ कर्कश थी। ये परिवार के 10 महान अभिमानी स्वर्ग पुत्रों पर महान जिया के विभिन्न युद्ध क्षेत्रों में एक ही दिन घात लगाकर हमला किया गया और उन्हें मार दिया गया। यहां तक कि एक मूर्ख भी जानता होगा कि ऐसा संयोग असंभव था। यह एक सुनियोजित अभियान था जिसका उद्देश्य ये परिवार को पूरी तरह से खत्म करना था। निंग ताओ ने ये फैन की ओर देखा, जो ये परिवार के अंतिम एकमात्र वंशज ये चांगफेंग के पीछे खड़ा था। 5 साल पहले ये फैन ग्रेटजिया की नंबर 1 प्रतिभाशाली प्रतिभा थी, लेकिन एक कार दुर्घटना के बाद वह एक बेवकूफ बन गया था। इस समय ये फैन एक गुलाबी लिटिल पिग पेकी को अपनी बाहों में पकड़े हुए, उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण भाव था। ऐसा लग रहा था कि वह इस बात से अनजान था कि क्या हुआ था। किसी ने भी यह नहीं देखा कि ये फैन की छाती पर जेड पेंडेंट पर अचानक सोने की हल्की चमक उभरी, उसके बाद एक हल्की दरार आई। पेंडेंट मौके पर ही टूट गया, जिससे एक समान दरारें दिखाई देने लगीं। टूटे हुए पेंडेंट से सुनहरी रोशनी की किरणें फूटीं और तेजी से ये फैन के शरीर में प्रवेश कर गईं। एक पल में ये फैन की अन्यथा खाली निगाहों में एक तेज बुद्धिमत्ता की झलक दिखाई दी। अरे, मैंने तो खुद को 5 साल के लिए बंद कर लिया। अवाक। 5 साल पहले 15 वर्षीय ये फैन ने मार्शल आर्ट के रास्ते पर कदम रखा था, ऊर्जा परिवर्तन में महारत हासिल की, नियंत्रण हासिल किया, ग्रैंड मास्टर दायरे में प्रवेश किया और सही मायने में ग्रेटजिया में युवा पीढ़ी की नंबर 1 विलक्षण प्रतिभा बन गई। लेकिन जब ये फैन रून तावीज़ों का उपयोग करके मार्शल वेनेरेबल दायरे में प्रवेश करने के तरीके पर शोध कर रहा था, तो उसे अचानक एक कार ने टक्कर मार दी। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद उसने अपनी 3 आत्माओं में से 2 और अपनी 7 आत्माओं में से 6 को अपनी छाती पर जेड पेंडेंट के अंदर बंद कर दिया, जिससे 5 साल तक उसके शरीर को सहारा देने के लिए केवल एक आत्मा और आत्मा बची रही। उसकी आत्मा अपूर्ण हो गई और युद्ध शक्ति नष्ट हो गई, उसकी बुद्धि 7 या 8 वर्ष के बच्चे के बराबर रह गई। इसलिए बाहरी लोगों के लिए कार दुर्घटना के बाद ये फैन पूरी तरह से बेवकूफ बन गया था। हालांकि सिर्फ ये फैन ही जानता था कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि उसकी आत्मा को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया था। बाहरी सहायता के बिना वह सिर्फ आत्मा को बंद करने वाले तावीज़ के असर को खत्म होने का इंतजार कर सकता था, और वह इंतजार 5 साल का था। उसकी आत्मा पूरी तरह से बहाल हो जाने के बाद ये फैन की बुद्धि और प्रतिभा तुरंत वापस आ गई और उसकी खोई हुई मार्शल शक्ति न केवल वापस आ गई, बल्कि उसने ग्रैंड मास्टर को भी पीछे छोड़ दिया। मार्शल वेनेरेबल क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया, जिससे वह ग्रेटजिया के कम से कम शीर्ष 10 में शामिल हो गया। अपने सामने रखे 10 कलशों को देखकर ये फैन का चेहरा अविश्वसनीय रूप से गंभीर हो गया। इनमें से 3 कलश ये फैन के सबसे बड़े चाचा, दूसरे चाचा और तीसरे चाचा के थे, जबकि शेष 7 कलश तीसरी पीढ़ी के उसके 7 बड़े भाइयों के थे। 7 भाइयों के कलशों के पीछे सादे वस्त्र पहने 7 तेजस्वी सुंदरियां खड़ी थीं। ये वे 7 भाभियां थीं जो अभी तक विवाह के माध्यम से परिवार में शामिल नहीं हुई थीं। सबसे बड़ी भाभी यू लिंगलोंग, महान जिया वाल्किरी, युवा पीढ़ी के बीच सबसे मजबूत महिला जनरल। दूसरी भाभी लिंग यानिकू, लिंग परिवार की उत्तराधिकारी, राजधानी के 4 प्रमुख परिवारों में से एक, जिसके पास अपार धन था जिसका प्रभाव पूरे ग्रेटजिया पर था। तीसरी भाभी शेन मांगे, एक अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार और अनगिनत पुरुषों के दिलों में देवी। 7वीं भाभी सुयिशुए, जो दक्षिण पश्चिम में चिकित्सा जगत के सुपरिवार से थीं,
का दवा निर्माण उद्योग में आधा राज्य था। सभी 7 भाई युद्ध में मारे गए थे और ये भाभियां जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, अपने स्नेह के बंधन को नहीं भूली थीं, वे सभी वास्तव में अंतिम संस्कार में शामिल होने आई थीं, जिसने ये फैन के दिल को गहराई से छू लिया। शोक शुरू करो। कमरे के शीर्ष पर एल्डर ये चांगफेंग ने सख्त आदेश दिया और 7 भाभियां राख के कलश पकड़े आंगन से बाहर निकल गईं। इस समय ये परिवार प्रांगण के बाहर विशाल खुला स्थान पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। बूढ़े जनरल ने अपना पूरा जीवन सैन्य सेवा के लिए समर्पित कर दिया था और फिर भी ये परिवार को ऐसा भाग्य मिला। भीड़ लगातार आहें भर रही थी। हर कोई, ये परिवार के बेटे अपने देश के लिए मर गए, एक योग्य मौत। ये परिवार, जब तक मैं यहां हूं, नहीं गिरेगा। ये चांगफेंग मंच पर चढ़ गए और 2 वाक्यों के लिए माइक्रोफोन में बोले। लेकिन अपने भाषण के बीच में ही ये चांगफेंग आगे नहीं बोल पाए। सफेद बालों वाले आदमी ने काले बालों वाले आदमी को बाहर भेज दिया। ये परिवार लगभग खत्म हो गया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में ये चांगफेंग पहले से ही पतन के कगार पर था। ये चांगफेंग ने रुंधी हुई आवाज के साथ अपनी भावनाओं को समायोजित किया और अपने बगल में खड़ी ये फैन को देखा, जिससे उसके दिल का भार थोड़ा कम हुआ। ये फैन अब ये चांगफेंग के लिए एकमात्र उम्मीद था। हालांकि उसे मूर्ख माना जाता था, कम से कम वह अभी भी जीवित था। काश! अब उसे उम्मीद नहीं थी कि वह कुछ हासिल कर सकेगा। अंतिम संस्कार के बाद उन्हें तुरंत जुआन परिवार के साथ उसकी शादी की व्यवस्था करनी चाहिए। यह सबसे अच्छा होगा यदि वह ये परिवार की वंशावली को आगे बढ़ा सके। भले ही वह कोई वंशज नहीं छोड़ सका, लेकिन जुआन यूफेई से विवाह के बाद, कम से कम उसकी मृत्यु के बाद, जुआन परिवार उसके शेष जीवन के लिए ये फैन की रक्षा कर सकता था। घटनास्थल पर जिस किसी ने भी ये चांगफेंग को ऐसी अवस्था में देखा, वह बहुत दुखी हुआ। आह! बूढ़े जनरल के लिए यह आसान नहीं रहा है। ये परिवार ने उस समय साम्राज्य के लिए शानदार सैन्य उपलब्धियां स्थापित की थीं, अब उन्हें इस तरह देखना दुखद है। क्या ऐसा नहीं है? एक ही परिवार के 10 महान सेनापतियों पर एक ही दिन हमला कर उन्हें मार दिया जाना, यह बहुत ही असामान्य बात है। वे उन्हें पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं और इस मामले में अवश्य ही अंदर से मदद मिली होगी, और वह भी बहुत ऊंचे पद से। चुप! बकवास मत करो। क्या तुम अपने ऊपर मुसीबत लाना चाहते हो? जब घटनास्थल पर हंगामा मच रहा था, तभी अचानक 2 व्यक्ति तेजी से मंच की ओर बढ़े। देवियों और सज्जनों, कृपया व्यवधान के लिए क्षमा करें। यहां गवाह के रूप में इतने सारे लोगों की उपस्थिति का लाभ उठाते हुए मैं, जुआन झिंगगुओ, राजकुमारी यू की ओर से कुछ घोषणा करना चाहता हूं। जो व्यक्ति मंच पर गया, वह जुआन परिवार का दूसरा बेटा, जुआन झिंगगुओ था, और उसके बगल में जुआन परिवार की युवा महिला, जुआन यूफेई थी। आप सभी जानते हैं, उस समय जुआन परिवार और ये परिवार की सगाई हुई थी। लेकिन अब, ये फैन मूर्ख बन गया है और मेरे जुआन परिवार ने शादी को रद्द करने का फैसला किया है। कृपया अपनी स्वीकृति दें। बूढ़े मास्टर, जुआन झिंगगुओ ने माइक्रोफोन पकड़े हुए उदासीन स्वर में खबर की घोषणा की। फिर भी, ये शब्द निस्संदेह घटनास्थल पर एक धमाका थे। अचानक, सभी लोग हलचल करने लगे। क्या? ये परिवार ने इतनी बड़ी आपदा का सामना किया है, और जुआन परिवार इस समय शादी को रद्द करना चाहता है? यह उस व्यक्ति को लात मारने से किस प्रकार भिन्न है, जो नीचे गिरा हुआ है? यह बहुत क्रूर है। क्या जुआन परिवार ये परिवार के साथ पूरी तरह से संबंध तोड़ने की इतनी जल्दी में है? अफसोस, शायद जुआन परिवार डर गया है। ये परिवार के पतन के साथ, वे दुश्मन निश्चित रूप से ये परिवार के करीबी परिवारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर जुआन परिवार शादी को रद्द नहीं करता है, तो सबसे पहले उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। एल्डर ये इसे कैसे सहन कर सकते थे? स्विश स्विश! सभी की नजरें चिंता से भरी हुई ये चांगफेंग की ओर मुड़ गईं। आप! उफ! ये चांगफेंग ने अभी केवल एक ही शब्द बोला था कि अचानक उसके मुंह से ताजा खून निकला और वह लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। लगभग 80 वर्षीय ओल्ड मास्टर ये अंततः गिर गए। जुआन परिवार का विलोपन आखिरी तिनका बन गया जिसने ये चांगफेंग को तोड़ दिया। गॉड ऑफ वॉर ये फैन, सेक्सी भाभी ने मुझसे शादी करने पर जोर दिया। अध्याय 2 हम ये परिवार के लिए आगे बढ़ने को तैयार हैं। पिछला। अगला। ये चांगफेंग के पास, कई साल पहले गोद लिया गया उनका बेटा, जूजियान, जल्दी से उनका साथ देने के लिए उनके पास पहुंचा। पिताजी, अपना ख्याल रखना। चिंता मत करो, आपके पास अभी भी जूडोंग और मैं हैं। हम पूरे ये परिवार का समर्थन करना जारी रखेंगे। जूजियान, ये चांगफेंग द्वारा कई वर्ष पहले गोद लिया गया पुत्र था, और जूडोंग, जूजियान का पुत्र था। क्योंकि ये चांगफेंग के जैविक बेटे और पोते सभी सेना में सेवारत थे, इसलिए ये परिवार के व्यवसाय के लगभग सभी मामलों का प्रबंधन जूजियान और उनके बेटे द्वारा किया जाता था। ये चांगफेंग के पीछे, ये फैन, जो अब अपने होश में आ गया था, ने लिटिल पिग पेकी को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया, अपने दिल में गुस्से को दबाने के लिए संघर्ष किया, और अपनी निगाहों से जुआन यूफेई को झुलसा दिया।
जुआन यूफेई और ये फैन बचपन के प्रेमी के रूप में एक साथ बड़े हुए और उनका रिश्ता हमेशा बहुत करीबी रहा। 10 साल से भी ज्यादा समय पहले ये परिवार और जुआन परिवार ने उनके लिए शादी की व्यवस्था की थी, जबकि वे अभी भी बच्चे थे। पूरे दक्षिण पश्चिम, साथ ही पूरे ग्रेटजिया को पता था कि जुआन यूफेई ही ये फैन से वादा की गई दुल्हन थी। ये फैन ने सोचा था कि शायद हर कोई उसे छोड़ देगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जुआन यूफेई ऐसा करेगी, खासकर इस समय तो बिल्कुल नहीं। राजकुमारी यू, क्या अब आप मेरी पत्नी नहीं रहेंगी? अपनी पोशाक के हेम को पकड़ते हुए और ये फैन की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत न करते हुए जुआन यूफेई ने अपराधबोध से भरी आवाज में अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे माफ कर दो, भाई फैन। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। 5 साल पहले, जब ये फैन मूर्ख बन गया था, जुआन यूफेई ने सगाई तोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा था। आखिरकार, उस समय, ये फैन को शक्तिशाली ये परिवार का समर्थन प्राप्त था, और भले ही ये फैन मूर्ख बन गया हो, लेकिन उसका भविष्य का जीवन इतना दुखी नहीं होगा। लेकिन अब, जब ये परिवार लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, और केवल एक 80 वर्षीय दुर्बल बूढ़ा आदमी और 7 या 8 साल के बच्चे की मानसिक क्षमता वाला एक मूर्ख व्यक्ति बचा है, तो उसके भविष्य की आशाएं कहाँ होंगी यदि वह फिर से ये परिवार में कदम रखे? जुआन यूफेई ने अपनी भावनाओं को समायोजित करने के लिए एक पल लिया, और जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। अगर तुम मूर्ख नहीं होते, तो कितना अच्छा होता। अगर मैं मूर्ख नहीं होती, तो भी तुम मुझसे शादी करती, है ना? ये फैन जुआन यूफेई को घूरता रहा, साथ साथ बड़े होने के स्नेह ने उसके दिल में उम्मीद की एक किरण छोड़ दी। जुआन यूफेई ने झिझकते हुए कहा, मैं। इससे पहले कि जुआन यूफेई आगे बोल पाती, उसके दूसरे चाचा जुआन झेंगगुओ ने जल्दी से टोकते हुए कहा, हम्मा, तुम मूर्ख हो, सपने देखना बंद करो। अगर तुम सामान्य हो भी जाओ, तो क्या बदल जाएगा? क्या तुम्हें लगता है कि ये परिवार अभी भी पहले जैसा ही है? क्या तुम फिर से वही प्रतिभाशाली व्यक्ति बन सकती हो जो तुम कभी थीं? इसके अलावा, भले ही आप पूरी तरह से ठीक हो गए हों, आप अब ये परिवार के एकमात्र वंशज हैं। कौन जानता है कि कितने लोग आपकी जिंदगी पर नजर गड़ाए हुए हैं? आप कब तक टिक सकते हैं? मैं निश्चित रूप से नहीं चाहता कि राजकुमारी यू विधवा हो जाए। हालांकि जुआन झिंगगुओ के शब्द कठोर थे, लेकिन उन्होंने तुरंत ये फैन को जगा दिया। वास्तव में, ये परिवार के सभी पुरुष एक ही दिन मारे गए थे, और 5 साल पहले हुई दुर्घटना को याद करते हुए, ये फैन को यह स्पष्ट रूप से पता था कि कोई ये परिवार को उखाड़ फेंकने पर आमादा था। यदि वह अब ठीक हो जाए तो दुश्मन उसकी जान लेने में संकोच नहीं करेंगे। भले ही वह इससे निपटने में सक्षम हो, लेकिन ये परिवार के वध के लिए जिम्मेदार लोग संभवतः सतर्क हो जाएंगे और छिप जाएंगे। एक पल में, ये फैन की आंखें काली पड़ गईं, और उसने पहले ही मूर्खता का नाटक जारी रखने का फैसला कर लिया था। अपनी कथित मूर्खता को एक आवरण के रूप में इस्तेमाल करते हुए, वह अपने परिवार के खिलाफ नुकसान में शामिल प्रत्येक अपराधी को गुप्त रूप से जड़ से उखाड़ फेंकेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अपने खून के कर्ज का पूरा भुगतान करें। जहां तक जुआन यूफेई का सवाल है, इसे भाग्य पर छोड़ दें। यह देखकर कि ये फैन चुप रहा, जुआन झिंगगुओ ने आत्ममजाक वाली मुस्कान पहनी। मैं भूल गया, आप वैसे भी मुझे समझ नहीं सकते। जुआन झिंगगुओ का मुंह फड़कने लगा, जैसे ही उसने अपना ध्यान वापस ये चांगफेंग की ओर लगाया, जिसके मुंह के कोनों पर अभी भी खून के निशान थे, और उसने आगे कहा, बूढ़े मास्टर, ये आप स्थिति से अवगत हैं। कृपया जुआन परिवार को जाने दें, राजकुमारी यू को जाने दें। वुश! जुआन झिंगगुओ के आग्रह पर भीड़ एक बार फिर आश्चर्यचकित हो गई। जुआन परिवार बहुत आगे निकल गया है। अफसोस, ये परिवार पूरी तरह से गिर गया है। मुझे डर है कि जुआन परिवार की सगाई टूटने के बाद कोई भी उस बेवकूफ ये फैन से शादी करने को तैयार नहीं होगा, है ना? ये परिवार के लिए अब कोई उम्मीद नहीं है। कितना अफसोस की बात है। बूढ़े मास्टर ये की हालत को देखते हुए, वह ज्यादा साल नहीं जी पाएगा। वैसे, बूढ़े झांग, क्या तुमने नहीं कहा था कि डोंगयांग टावर की मछली बहुत स्वादिष्ट है? चलो जल्दी से एक जगह ढूंढते हैं। अगर हम देर से पहुंचे, तो कोई जगह नहीं बचेगी। क्या यह अनुचित नहीं है? ये परिवार का अंतिम संस्कार अभी तक समाप्त भी नहीं हुआ है, और हम जा रहे हैं? इसमें क्या गलत है? चाहे आप अंतिम संस्कार में शामिल हों या नहीं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्डर ये का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करना, जू जियान और उसके बेटे को कुछ और बार फुटपाथ शहर में आमंत्रित करने से कम प्रभावी है। चलो, चलो। प्रांगण में बहुत से लोग थे जो यही सोच रहे थे, और पहले ही 1/4 मेहमान उठ चुके थे, और जाने की अपनी तत्परता को छिपाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे थे। जब पेड़ गिरता है तो बंदर तितर बितर हो जाते हैं, जब दीवार गिरती है तो सभी धक्का मुक्की करते हैं। यह क्रूर वास्तविकता है। खून की उल्टी करने के बाद, ये चांगफेंग को जू जियान ने सहारा दिया, उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। वह अपने सामने वीरान दृश्य को देख रहा था, उसके होंठ कांप रहे थे क्योंकि वह बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक भी आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी।
ये फैन मंच पर खड़ा था और जा रहे लोगों को ठंडी निगाहों से देख रहा था तथा प्रत्येक के चेहरे और व्यवहार को अपनी स्मृति में अंकित कर रहा था। जल्द ही यह युवा मास्टर आप सभी को अपने आज के कार्यों पर गहरा पछतावा कराएगा। मंच के नीचे अपने पतियों के कलश पकड़े हुए आगे की पंक्ति में बैठी सातों सुंदर भाभियां क्रोधित हो गईं और अपने पैर पटकने लगीं। एक दूसरे को देखने के बाद वे सबसे बड़ी बहन यू लिंगलोंग के नेतृत्व में मंच की ओर चल पड़ी। जुआन यूफेई, अगर तुम उससे शादी नहीं करोगी तो हम करेंगे। मैं यू लिंगलोंग। मैं लिंग यानिको। मैं शेन मांगे। मैं सु यिक्सु। क्या आप ये फैन से शादी करने, संतान पैदा करने और ये परिवार की शाखाएं फैलाने के लिए तैयार हैं? मंच से गूंजती हुई चीखों के साथ साथ तीखी तलवारों की तरह वे आकाश में छाए काले बादलों को भेदती हुई निकल गईं। दृश्य मौत के समान शांत हो गया। जो लोग जाने की तैयारी कर रहे थे वे बीच रास्ते में ही रुक गए। मंच के नीचे कुछ लोग मुंह खोले खड़े थे और वे जो शब्द बोलने वाले थे उन्हें भूल गए थे। हजारों लोगों की उपस्थिति में हर गतिविधि एक पल में स्थिर हो गई प्रतीत हुई, उस सटीक क्षण पर स्थिर हो गई। सभी की आंखों में केवल एक ही हलचल थी, उनकी पुतलियां फैली हुई थीं और वे मंच पर मौजूद 7 आकर्षक लड़कियों को देखकर अचंभित थे। उनके 7 भाई युद्ध में मारे गए थे और अब उनकी विधवाएं अपने देवर के साथ विवाह करने का इरादा रखती हैं। गॉड ऑफ वॉर, ये फैन सेक्सी भाभी ने मुझसे शादी करने पर जोर दिया। अध्याय 3 भाभी, गड़बड़ मत करो, मैं अब मूर्ख नहीं हूं। पिछला। अगला। हिस। लगभग 10 सेकंड की पूर्ण शांति के बाद भीड़ ने गहरी सांस ली और फिर अचानक किसी बर्तन के फटने की तरह वे भिनभिनाने लगे। हे भगवान! यह एक ऐसा दृश्य है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। 7 भाभियां एक ही समय में ये परिवार के आंगन में प्रवेश कर रही हैं और सभी उस मूर्ख ये फैन से शादी कर रही हैं। धिक्कार है। क्या इन सभी सुंदरियों ने अपना दिमाग खो दिया है? ये परिवार के सभी लोग युद्ध में मारे गए हैं और ये परिवार से संबंध तोड़ने का यह सबसे अच्छा समय है। बिल्कुल। उन 7 में से कोई भी बहुत सुंदर है, महिलाओं में एक सच्चा रत्न है, फिर भी वे उस मूर्ख ये फैन से शादी कर रहे हैं। हम इसके साथ कैसे रह सकते हैं? कितना साहस! उन्होंने वास्तव में इस समय ये परिवार को नहीं छोड़ा और ये परिवार को सम्मान दिलाया। जरूरी नहीं। मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान है। उनकी सार्वजनिक घोषणा शायद सिर्फ ये परिवार की छवि बचाने के लिए है। आइए इंतजार करें और देखें कि चीजें कैसे सामने आती हैं। जो लोग जाने वाले थे उन्होंने अप्रत्याशित घटनाक्रम को देखकर चुपचाप अपने कदम पीछे खींच लिए और चुपचाप वापस प्रांगण में चले गए। 7 तेजस्वी भाभियों की हरकतें झील में फेंके गए एक बड़े पत्थर के समान थीं, जिससे ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। जुआन यूफेई ने अचानक ऊपर देखा, उसकी पैनी नजर यू लिंगलोंग और अन्य लोगों की आत्माओं को देखने की कोशिश कर रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इन असाधारण लड़कियों के मन में क्या चल रहा था। हर कोई ये परिवार से संबंध तोड़ने की कोशिश कर रहा था, फिर भी वे धारा के विपरीत जा रहे थे और स्वयं को ये परिवार से मजबूती से बांधे हुए थे। यू लिंगलोंग और अन्य लोगों को आगे बढ़कर ये फैन के हाथ पर अपने साथ हाथ रखते हुए देखकर जुआन यूफेई को अपने दिल में एक खालीपन महसूस हुआ, जैसे उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो दिया हो। ये चांगफेंग ने यू लिंगलोंग का हाथ कसकर पकड़ लिया, उसकी आवाज भावनाओं से भर गई। लिंगलोंग, यान क्यू? धन्यवाद। धन्यवाद। उनके सच्चे इरादे के बावजूद तथ्य यह है कि यू लिंगलोंग और अन्य लोग इस महत्वपूर्ण क्षण में अपना निर्णय लेने के लिए खड़े हुए। कम से कम ये परिवार की प्रतिष्ठा को बचा लिया और ये चांगफेंग के लिए चीजों को कम मुश्किल बना दिया। यू लिंगलोंग ने ईमानदारी से ये चांगफेंग को देखा। दादाजी, मैं अभी भी आपकी सबसे बड़ी पोती हूं, बस मैं जिस व्यक्ति से शादी कर रही हूं वह अलग है। बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। वह रुकी, फिर तीखी नजरों से जुआन यूफेई को देखने लगी। जुआन यूफेई, मैं ये फैन की पत्नी के रूप में घोषणा करती हूं कि इस क्षण से ये फैन के साथ आपकी सगाई रद्द हो गई है। भागो! यू लिंगलोंग के मुंह से दबंग शब्द फूट पड़े, साथ ही उसके अंदर से जानलेवा इरादे की आभा भी निकल रही थी। वहां उपस्थित सभी लोगों के सिर के बाल खड़े हो गए। अरे! मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तापमान अचानक कई डिग्री गिर गया? कोई आश्चर्य नहीं कि वह ग्रेट जिया की नंबर 1 वाल्किरी है, उसकी आभा सभी को दबा देती है। अगर ये फैन अभी भी वह राक्षसी प्रतिभा होती जो वह हुआ करती थी, तो वे दोनों वास्तव में एक आदर्श जोड़ी बनाते। चलो बस इंतजार करते हैं और देखते हैं। हो सकता है कि ये फैन एक दिन जाग जाए और ठीक हो जाए। यू लिंगलोंग और अन्य लोगों द्वारा की गई घोषणा के बाद घटनास्थल का माहौल बदलने लगा। ये परिवार की 7 खूबसूरत दुल्हनों ने अपने पति का जमकर बचाव किया, जिससे लोगों को आशा की एक झलक मिली और अधिकांश लोगों ने ओल्ड मास्टर ये के लिए राहत महसूस की। हालांकि भीड़ के बीच युवा मास्टर झाओ तियानलोंग का चेहरा बिजली की तरह काला था। क्या बकवास है? अरे! मैं बहुत समय से सुयिक्सु पर नजर रख रहा था।
मैंने सोचा था कि ये परिवार के खत्म हो जाने के बाद मुझे मौका मिलेगा, लेकिन अब। झाओ तियानलोंग ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। क्या सुयिक्सु का दिमाग खराब हो गया है? एक बेवकूफ से शादी करना, और वो भी एक भाभी के तौर पर। झाओ तियानलोंग के बगल में चश्मा पहने एक और युवक खड़ा था, वह भी नाखुश दिख रहा था। युवा मास्टर झाओ, शांत हो जाओ। शायद चीजें वैसी नहीं हैं जैसी दिख रही हैं। शायद सुयिक्सु भी दूसरों के साथ मिलकर दिखावा कर रही है। वे सभी संभवतः ये फैन से शादी नहीं कर सकते। अगर वे ऐसा करते हैं तो मेरे पिता के लिए ये कॉर्पोरेशन का पूरा नियंत्रण लेना मुश्किल हो जाएगा, और हम इसके लिए सहमत नहीं होंगे। चश्मा पहने हुए वह युवक कोई और नहीं बल्कि जू जियान का बेटा जू डोंग था। ये परिवार का लगभग विनाश उनके लिए सबसे ज्यादा खुश होने का कारण था, क्योंकि वे ये कॉर्पोरेशन को खुलेआम और सही तरीके से जब्त कर सकते थे और ये परिवार में कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था। लेकिन यू लिंगलोंग और अन्य लोगों द्वारा अचानक लिए गए निर्णय ने उनकी लय बिगाड़ दी। यह समझ में आता है। हुम्फ! अगर सुयिक्सु ने ये फैन के साथ अंतरंग होने की हिम्मत की, तो मैं उस बेवकूफ को 1 मिनट में मार डालूंगा। झाओ तियानलोंग ने ठंडी सांस ली। उसकी नजर में ये फैन को मारना चींटी को कुचलने जितना आसान था। ठीक है, यंग मास्टर जू। आज रात मेरा झाओ परिवार एक व्यापारिक भोज का आयोजन कर रहा है और प्रांतीय शहर के जिया परिवार के बड़े लोग भी आ रहे हैं। शायद यंग मास्टर जू को सहयोग का अवसर मिल जाए। पूरा दृश्य कोलाहलपूर्ण था, लेकिन केंद्रीय पात्र ये फैन 7 खूबसूरत भाभियों से घिरा हुआ था, जो बेखबर और शांत दिख रही थी। लेकिन वास्तव में उसका हृदय पहले से ही बड़ी बड़ी लहरों से टकरा रहा था। बकवास! मैं अभी अभी जागा हूं और अब मुझे अपने भाइयों से कई खूबसूरत भाभियां विरासत में मिल रही हैं। भाभियों, बकवास मत करो, मैं अब बेवकूफ नहीं हूं। हालांकि ये फैन यह भी जानता था कि 7 भाभियां इतने सारे लोगों के सामने यह घोषणा कर रही हैं कि वे उससे शादी करेंगी, चाहे हर कोई इस पर विश्वास करे या न करे। ये परिवार को निशाना बनाने वाले दुश्मन शायद इस पर विश्वास करना ही चुनेंगे। यदि यू लिंगलोंग और अन्य लोगों ने अपना निर्णय सार्वजनिक नहीं किया होता, तो ये परिवार के दुश्मन शायद उनके खिलाफ कदम नहीं उठाते। लेकिन जब उन्होंने वास्तव में ये फैन से शादी करने का इरादा घोषित किया, तो ये परिवार को दबाने की चाह रखने वाले दुश्मनों ने निश्चित रूप से उनमें से किसी को भी जाने नहीं दिया। चूंकि उन्होंने ये परिवार को पूरी तरह से मिटाने के लिए अभियान शुरू किया था, इसलिए वे उन्हें फिर से उभरने का मौका नहीं देंगे। कोई भी अंतरंग शक्ति जो ये परिवार को फिर से अपनी प्रमुखता हासिल करने में मदद कर सकती है, उसे खत्म कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में ये फैन चाहकर भी शायद मना नहीं कर सकता था। काश! ये फैन ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में गहराई की झलक दिखाई दी। चाहे वह अपने 7 मृत भाइयों की यादों की रक्षा करना हो या अपने भविष्य के बारे में सोचना हो, उसे जितनी जल्दी हो सके उतना मजबूत बनना था। उसे ये परिवार को उसके गौरवशाली शिखर पर वापस लाना था। जब वह पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो गया, तभी वह नरसंहार का प्रतिशोध ले सका और अपनी 7 तेजस्वी भाभियों की रक्षा कर सका। अंतिम संस्कार जुलूस शुरू होता है। दादाजी ये चंगफेंग की गूंजती आवाज ने ये फैन के विचारों को वर्तमान में वापस ला दिया। इस समय ये चंगफेंग की भावनाएं भी यू लिंगलोंग से प्रभावित थीं। उसकी आवाज जोरदार और स्पष्ट थी और उसकी आंखों में उदासी दूर हो गई थी। प्रांगण में सभी टीमें आगे बढ़ने लगीं और ये परिवार के 10 वफादार शहीदों को क्लाउड सिटी कब्रिस्तान तक ले गईं। ये परिवार के आंगन के बाहर जुआन झिंगगुओ और जुआन यूफेई पहले ही बाकी सभी से पहले निकल चुके थे। जुआन यूफेई के उदास मन को देखकर जुआन झिंगगुओ ने उसे भारी शब्दों में सांत्वना दी। राजकुमारी यू, आपके चाचा जानते हैं कि आप ये फैन के कितने करीब थीं, लेकिन आप वर्तमान स्थिति भी जानती हैं। अब ये परिवार के लिए कोई उम्मीद नहीं है। जुआन परिवार उनके साथ नीचे नहीं जा सकता। हालांकि यू लिंगलोंग और अन्य लोगों ने ये फैन से शादी करने का इरादा घोषित कर दिया है, क्या आपको वास्तव में लगता है कि यह संभव है? यह सिर्फ ये परिवार की इज्जत बचाने के लिए है। वैसे आज रात यंग मास्टर झाओ द्वारा एक व्यापारिक भोज का आयोजन किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रांतीय शहर से एक बड़ा व्यक्ति निवेश पर चर्चा करने के लिए क्लाउड सिटी आया हुआ है। यंग मास्टर ली ने आपको आमंत्रित करने के लिए मुझे पहले ही फोन किया था, आप उन्हें अभी फोन क्यों नहीं करते? जुआन झिंगगुओ द्वारा उल्लिखित युवा मास्टर ली कोई और नहीं बल्कि ली युन्यांग थे, जो क्लाउड सिटी के एक अन्य शक्तिशाली परिवार ली परिवार के सबसे बड़े बेटे थे। ये परिवार का पतन जुआन झिंगगुओ के लिए जुआन परिवार के लिए एक और शक्तिशाली सहयोगी खोजने का अवसर था। थका हुआ दिख रही जुआन यूफेई ने हल्के से अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं चाचा, मैं थोड़ा थक गया हूं। मैं वापस जाकर थोड़ी देर आराम करूंगा और शाम को मैं अकेले ही व्यापारिक भोज में भाग लूंगा। ऐसा कहकर जुआन यूफेई दुखी होकर अपनी कार में बैठ गई और घटनास्थल से चली गई। उसके पीछे हटते हुए शरीर को देखकर जुआन झिंगगुओ अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। अफसोस यूफेई, तुम अभी भी बहुत छोटी हो। जुआन परिवार की खातिर तुम्हारे चाचा के पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
क्लाउड सिटी कब्रिस्तान में सभी मेहमानों के चले जाने के बाद ये चांगफेंग ने आखिरकार एक गहरी सांस छोड़ी। लिंगलोंग यानक्यू यीशुए, आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। जुआन परिवार के अंतिम संस्कार के समय अचानक शादी से अलग हो जाने से ये परिवार की बची हुई गरिमा भी लगभग खत्म हो गई थी। शुक्र है कि 7 पोतियों की मौजूदगी से परिवार की थोड़ी प्रतिष्ठा बच गई। अब जब मेरे 7 पोतों का अंतिम संस्कार हो गया है तो आप सभी भी जा सकते हैं। ये चांगफेंग ने कहा, अभी भी यह विश्वास करते हुए कि यू लिंगलोंग और अन्य लोगों द्वारा पहले घोषित निर्णय निष्ठाहीन था। यू लिंगलोंग और सुयीशु अपनी जगह पर अड़े रहे, बिना हिले डुले, और सुयीशु आगे बढ़कर ये चांगफेंग से बोली, दादाजी, जब हमने कहा कि हम ये फैन से शादी करना चाहते हैं तो हम मजाक नहीं कर रहे थे। हालांकि लिंग तियान और अन्य लोग देश के लिए मर गए हैं, लेकिन ये परिवार का वंश यहीं खत्म नहीं हो सकता। हम ये परिवार के वंश को जारी रखने के लिए बच्चे पैदा करने को तैयार हैं। क्या? ये चांगफेंग ने सुयिक्सु और बाकी लोगों की तरफ देखा। उसकी नजर 7 लड़कियों के चेहरों पर घूम रही थी। उनके गंभीर हाव भाव देखकर वह कुछ हद तक स्तब्ध रह गया। इतनी तकलीफें क्यों झेलनी पड़ रही हैं? किस लिए? यू लिंगलोंग ने आगे बढ़कर आदरपूर्वक ये चांगफेंग से कहा, दादाजी, जीवन में हम ये परिवार के हैं, मृत्यु में हम ये परिवार की आत्माएं हैं। उन लोगों ने ये परिवार के खिलाफ इतनी क्रूरता से साजिश रची, हम इसे अनसुलझा नहीं रहने दे सकते। हम 7 बहनों ने इस पर चर्चा की है। हम में से हर एक महीने के लिए ये फैन के साथ बारी बारी से जाएगी। हम ये परिवार की वंशावली को संरक्षित करने और जिम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए दृढ़ हैं। उफ! ये फैन, ये चांगफेंग के पीछे खड़ा था। यू लिंगलोंग की बातें सुनकर उसके मुंह से खून निकलने ही वाला था। यह 7 भाभियां गंभीर होने का इरादा रखती हैं? क्या प्रत्येक व्यक्ति 1 महीने तक उसके साथ रहेगा? वे क्या सोचते हैं कि वह क्या है? बीज बोने की मशीन? ये फैन के मूड में बदलाव को देखते हुए यू लिंगलोंग ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी पैनी निगाहें उस पर टिकी थीं, उसके चेहरे पर भ्रम साफ झलक रहा था। यह देखकर कि ये फैन अभी भी हैरान परेशान दिख रही थी, यू लिंगलोंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। शायद यह उसकी अपनी गलतफहमी थी। कुछ क्षण पहले यू लिंगलोंग ने सोचा कि उसने ये फैन की आभा में एक मजबूत उतार चढ़ाव महसूस किया है। यदि यह फैन अभी भी मूर्ख था तो यह बहुत असंभव था कि वह अपनी आभा के ऐसे उतार चढ़ाव को जुटा सके, है ना? कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाने के बाद यू लिंगलोंग 2 कदम और करीब आ गई। उसकी निगाहें ये फैन पर टिकी हुई थीं और वह बोल रही थी, ये फैन, मुझे नहीं पता कि तुम अभी मेरे शब्दों को समझ पाओगे या नहीं, लेकिन यह मत भूलना, तुम एक बार ग्रेट जिया के नंबर 1 जीनियस थे और तुम एक बार शिखर पर खड़े थे। निश्चित रूप से तुम इसे फिर से कर सकते हो। हम 7 मासूम लड़कियों ने आपसे शादी करने का फैसला किया है। इस पल से हम आपकी पत्नियां हैं। अब हमारा भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, चाहे अच्छा हो या बुरा। अगर आपको चेतना की थोड़ी सी भी स्पष्टता है तो जल्दी से अपने आप को संभालो, ये परिवार की रक्षा करो और अपने चाचाओं और भाइयों का बदला लो। इसके अलावा, चाहे तुम सच में मूर्ख हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो, हम 7 ने तुम्हें चुना है। अगर तुमने हम में से किसी को भी धोखा देने की हिम्मत की तो मैं कसम खाता हूं कि मैं हाथ में चाकू लेकर धरती के छोर तक तुम्हारा पीछा करूंगा। गॉड ऑफ वॉर। ये फैन, सेक्सी भाभी ने मुझसे शादी करने पर जोर दिया। अध्याय 4। मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। पिछला। अगला। यू लिंगलोंग की बातें सुनकर ये फैन भावुक हो गया और उसकी नाक खट्टी महसूस करने लगी। चारों ओर से अजीब निगाहों की जांच का जोखिम उठाते हुए 7 लड़कियों ने एक ही समय में उससे शादी करने का फैसला किया। इसके लिए कितना दृढ़ संकल्प और साहस की आवश्यकता रही होगी। यह बात ध्यान में रखते हुए वह स्वयं को कैसे संभाल नहीं सकता था। उसके बगल में बैठी सुयीशु कुछ भावुक हो गई और बोली, बड़ी बहन, क्या आप ये फैन पर बहुत कठोर नहीं हो रही हैं? आखिरकार उसकी बुद्धि अभी तक ठीक नहीं हुई है। यू लिंगलोंग की भौहें थोड़ी सी फड़क उठीं। पिछली जांचों से पुष्टि हुई है कि ये फैन के सिर में कोई समस्या नहीं है और उसकी नसों पर कोई असर नहीं पड़ा है। हम जरूर कुछ भूल रहे हैं। मैंने हाल ही में ग्रेट जिया मेडिकल सेंट ली कियानजू से संपर्क किया है। वह निश्चित रूप से कोई समाधान निकालेंगे। मैं ये फैन का इलाज करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। दिव्य चिकित्सक ली कियानजू को उसका इलाज करने के लिए आमंत्रित करना। ये फैन के दिल में एक विचार कौन था? अगर ली कियानजू आए तो यह उसकी अपनी योजना के साथ पूरी तरह मेल खाएगा। ये फैन ने पहले ही जांच कर ली थी। यद्यपि उसके दादाजी ऊपर से ठीक दिखाई दे रहे थे, लेकिन युवावस्था में लड़ाइयों से लगी छिपी चोटें और इतना भारी आघात मिलकर उन्हें लगभग कुचल रहे थे। उन्हें डर था कि उचित देखभाल के बिना उनके दादाजी के पास ज्यादा समय नहीं बचेगा। हालांकि ये फैन चिकित्सा में असाधारण रूप से कुशल था, लेकिन अब उसे अज्ञानता का दिखावा करना पड़ा। संदेह पैदा किए बिना अपने दादा की देखभाल करने के लिए वह सीधे तौर पर कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अगर ली कियानजू आती
तो वह ली की सहायता से आवश्यक देखभाल प्रदान कर सकता था। यह विचार आते ही ये फैन ने अपने हाथ हिलाए, अपनी चूड़ी पकड़ी और चहकते हुए बोला, याय याय, मैं इलाज कराना चाहता हूं, मैं इलाज कराना चाहता हूं। इस समय ये फैन को अभी भी मूर्खता जारी रखने की जरूरत थी। यू लिंगलोंग भौहें सिकोड़कर देख रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह इसका कारण नहीं बता पा रही थी। अन्य 6 आकर्षक लड़कियां सहानुभूति भरी आंखों से ये फैन को देख रही थी। आगे बढ़ते हुए सुयिशु ने ये फैन को गले लगाया और शांति से कहा, ये फैन, चिंता मत करो, हम बहनें तुम्हें ठीक करने का कोई रास्ता जरूर खोज लेंगी। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो भी हम तुम्हारी बाकी की जिंदगी भर देखभाल करेंगे और तुम्हारे लिए ढेर सारे गोलमटोल छोटे लड़के पैदा करेंगे। उनके भाषण के अंत में सातों लड़कियों के चेहरे शर्म से लाल हो गए। हालांकि अंतिम संस्कार के समय अपनी जल्दबाजी में उन्होंने ऐसा निर्णय लिया था, लेकिन वे आखिरकार मासूम युवतियां थीं। जब ऐसे निजी मामलों की बात आई तो वे खुद को शर्मिंदा महसूस करने से नहीं रोक सकीं। यू लिंगलोंग, जो 26 साल की उम्र में सबसे बड़ी थी, कुछ हद तक शांत थी। दादाजी, हमारी योजना यह है। चूंकि यिक्सु क्लाउड सिटी में है, इसलिए वह पहले महीने के दौरान ये फैन की देखभाल करेगी। फिर दूसरे महीने के लिए प्रांतीय शहर में फूलों की राजधानी से किंग रोलान उसकी देखभाल करेगी, और फिर तीसरे महीने के लिए। यू लिंगलोंग ने सभी की योजना का वर्णन किया, जबकि ये चांगफेंग एक तरफ से सुन रहा था। उसके आंसू अनियंत्रित रूप से बह रहे थे। अच्छी लड़कियां। दादाजी, आप सभी का धन्यवाद। जैसे ही उसने यह कहा, ये चांगफेंग यू लिंगलोंग और अन्य लोगों की ओर घुटनों के बल बैठ गया। ये परिवार के 7 बेटे मर चुके थे, इसलिए अधिकार के अनुसार ये परिवार के मामलों का इन पोतियों बहुओं से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, जिनकी अभी तक परिवार में शादी नहीं हुई थी। फिर भी वे ये परिवार की वंशावली को जारी रखने के लिए अपनी मासूमियत का त्याग करने को तैयार थे। यह बहुत बड़ा उपकार था। भयभीत यू लिंगलोंग और सुयिशु ने जल्दी से ये चांगफेंग को जमीन से ऊपर उठाने में मदद की। दादाजी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम साथ मिलकर कड़ी मेहनत करेंगे और ये परिवार निश्चित रूप से मजबूत होगा। ये चांगफेंग खड़ा हुआ और गंभीर भाव से ये फैन से कहा, ये फैन, यह याद रखना, चाहे तुम भविष्य में सामान्य हो जाओ या नहीं, तुम्हें इन 7 लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, समझे? अगर तुमने उन्हें निराश करने की हिम्मत की, तो दादाजी व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा जीवन समाप्त कर देंगे। ब्रोकेड में फूल जोड़ना आसान है, लेकिन बर्फ में कोयला भेजना मुश्किल है। ऐसी विपत्ति में ये फैन और ये परिवार के प्रति 7 बहनों की दयालुता को ये फैन कैसे भूल सकता था? ये फैन ने मन ही मन कसम खाई, मैं निश्चित रूप से तुम बहनों को निराश नहीं करूंगा। लेकिन अभी आपको कुछ समय तक कुछ कष्ट सहना पड़ेगा। ओह, ये फैन ने जवाब दिया। ऐसा लग रहा था कि वह आसपास के लोगों को देखकर थोड़ा असमंजस में था। सुयिशु को उस पर दया आ गई और उसने ये फैन को अपने पास खींच लिया। देर हो रही है, इसलिए आज मैं ये फैन को अपने साथ ले जाऊंगी। आज रात झाओ तियानलोंग द्वारा एक व्यापारिक भोज का आयोजन किया गया है और ये फैन को बाहर ले जाने का यह अच्छा अवसर है। झाओ तियानलोंग का नाम सुनते ही ये फैन का दिल अचानक धड़क उठा और उसके दिमाग में एक परिचित छवि उभर आई। 5 साल पहले जब ये फैन की कार दुर्घटना हुई थी, तो बेहोश होने से पहले आखिरी क्षणों में उसने टैक्सी में ड्राइवर को देखा, एक आदमी जिसके चेहरे पर चोट का निशान था। और अभी जब वह ये परिवार के आंगन में था, ये फैन ने झाओ तियानलोंग के ठीक बगल में खड़े निशान वाले आदमी को देखा था। वर्षों पहले हुई कार दुर्घटना निश्चित रूप से झाओ परिवार से जुड़ी हुई होगी। ये फैन की आंखों में एक तेज चमक उठी। अगर ऐसा होता तो बदला झाओ परिवार से शुरू होता। ये परिवार के आंगन में ये चांगफेंग अभी घर लौटा था और लगभग कुर्सी पर गिर पड़ा था। खाली आंगन को देखकर ये चांगफेंग एक बार फिर दुखी होने से खुद को रोक नहीं सका। गार्ड कैप्टन लिंगफेंग सम्मानपूर्वक खड़े हुए और धीमी आवाज में रिपोर्ट की, एल्डर, ये खुफिया जानकारी के अनुसार जू जियान और उनके बेटे ने हाल ही में प्रमुख शेयरधारकों के साथ संपर्क करने की अपनी योजनाओं को तेज कर दिया है, जिसका उद्देश्य ये कॉर्पोरेशन की संपत्तियों को स्थानांतरित करना और उन पर कब्जा करना है। आप क्या सोचते हैं? ये चांगफेंग ने अपना हाथ हिलाया। मैं लंबे समय से उनकी छोटी छोटी हरकतों के बारे में जानता हूं, सैकड़ों अरबों की संपत्ति। ये परिवार ने वास्तव में कभी उनकी परवाह नहीं की। लेकिन अब चूंकि उन 7 लड़कियों ने जियोफैन की रक्षा करने का फैसला किया है, इसलिए मुझे उनके लिए कुछ छोड़ना होगा। कंपनी की स्थिति पर अधिक ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि सब कुछ नियंत्रणीय सीमा के भीतर है। हाँ, लिंगफेंग ने जवाब दिया। उसके होंठ 2 बार हिले और दीवार पर लटकी पारिवारिक तस्वीर की एक झलक पाकर उसकी आवाज फिर से भर गई। बड़े, ये युवा मालिकों के खिलाफ साजिश रची गई होगी। वे लोग बहुत निर्दयी हैं। ये चांगफेंग अपनी कुर्सी पर शक्तिहीन होकर झुक गया और असहाय भाव से बोला, मुझे पता है और मैं कमोबेश उन लोगों के बारे में अनुमान लगा सकता हूं जिन्होंने इस साजिश में भाग लिया था, लेकिन अब ये परिवार, अफसोस, यह जानने से क्या फायदा? एक परिवार
चाहे वह कितना भी पतित या समृद्ध क्यों न हो, उत्तराधिकारी न होने से अधिक किसी बात का भय नहीं रखता। एल्डर ये का वास्तव में सेना में बहुत मजबूत प्रभाव था, लेकिन ये परिवार में प्रतिभा और क्षमता वाले सभी पुरुष नष्ट हो गए थे, और ये चंगफेंग की प्रतिष्ठा क्या कर सकती थी? क्या ये परिवार 7 या 8 साल के बच्चे जितनी बुद्धि वाले मूर्ख पर भरोसा कर सकता है? इसके अलावा भले ही 7 बहुएं ये फैन से शादी करना जारी रखने का फैसला करती हैं, तो इससे ये परिवार के पतन में देरी ही होगी। जब तक कि सभी 7 लड़कियां जल्दी से ये फैन के लिए बच्चे पैदा न कर सकें और एल्डर ये कम से कम 20 साल तक जीवित रह सकें, जिससे ये परिवार की चौथी पीढ़ी का विकास सुनिश्चित हो सके। अगर ऐसा होता तो शायद ये परिवार को फिर से उठने का मौका मिलता। आह! काश युवा स्वामी अपनी मूर्खतापूर्ण स्थिति से उबर पाते। उत्तर पश्चिम में एक धुंधले प्रांगण में एक बुजुर्ग व्यक्ति बुद्ध की मूर्ति के सामने श्रद्धापूर्वक घुटनों के बल बैठा था तथा हाथ में धूप बत्ती की कई लकड़ियां लिए हुए आदरपूर्वक प्रार्थना कर रहा था। दरवाजे के पास छद्मवेश में एक युवक ने तब तक इंतजार किया जब तक कि एल्डर खड़े नहीं हुए और फिर दस्तावेजों का एक ढेर पेश करते हुए कहा, एल्डर झांग, क्लाउड सिटी से खबर है। अंतिम संस्कार सुचारू रूप से हो गया और ये चंगफेंग का व्यवहार सामान्य था। उत्तरी स्वर्गीय ड्रैगन सेना में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं है। हालांकि अंतिम संस्कार में एक छोटी सी घटना हुई। जुआन परिवार ने ये परिवार के साथ अपनी सगाई तोड़ दी, लेकिन ये फैन की 7 भाभियों ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वे ये फैन से शादी करके ये परिवार की शाखाएं फैलाएंगी। हमें इस बारे में क्या करना चाहिए? हम अपने अधीनस्थ की रिपोर्ट सुनने के बाद बुजुर्ग ने अपने नथुनों से ठंडी सांस ली, जिससे उनके अंदर अधिकार की ऐसी आभा फैल रही थी जो केवल उच्च पदों पर बैठे लोगों में ही होती है। अहंकारी! क्या उन्हें यह नहीं पता कि ये परिवार का क्या होने वाला है? हमें उन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए, मुर्गे को मारकर बंदर को डराना चाहिए। क्या सुपरिवार सिर्फ क्लाउड सिटी में नहीं है? तो उन्हें ये परिवार के करीब आने के नतीजे देखने चाहिए। बुजुर्ग ने एक पल के लिए रुककर कहा, इसके अलावा ये फैन पर कड़ी नजर रखें। अगर वह कोई असामान्यता दिखाता है तो तुरंत कार्रवाई करें। बोलते समय बुजुर्ग ने अपने अधीनस्थ की ओर गला काटने का इशारा किया। एक क्षण वह श्रद्धापूर्वक प्रार्थना कर रहा था और अगले ही क्षण वह मानव जीवन को इस प्रकार से समझने लगा मानो वह व्यर्थ हो। एक ही वाक्य से वह एक आदमी की जिंदगी और मौत का फैसला कर देता था। क्लाउड सिटी में इस समय सुयिक्सु ये फैन को अपने घर वापस ले आई थी। नए कपड़े पहनने के बाद वह ये फैन के साथ झाओ परिवार द्वारा आयोजित भोज में भाग लेने के लिए जल्दी कर रही थी। ये फैन, जब हम कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो कृपया कुछ भी अनुचित न कहें। बस आज्ञाकारी रूप से मेरे करीब रहो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। सुयिक्सु ने धीरे से ये फैन की बाह को गले लगाया। उसकी आंखें कोमलता से भर गईं। एक समय ये फैन एक अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ठीक है, भाभी। सुयिशु हैरान रह गई, फिर उसने प्यार से उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने कहा, अभी भी मुझे भाभी कह रहे हो? अब से तुम्हें मुझे पत्नी कहना चाहिए, तुम्हें पता है? गॉड ऑफ वॉर ये फैन, सेक्सी भाभी ने मुझसे शादी करने पर जोर दिया। अध्याय 5 झाओ तियानलोंग का उकसावा। पिछला। अगला। बहुत बढ़िया। मुझे फिर से एक पत्नी मिल गई है। बहुत अच्छी, बहुत खुश। ये फैन उस समय बहुत खुश था, एक छोटे बच्चे की तरह खुशी से नाच रहा था। उसे देखकर सुयिशु का दिल दुख गया। एक समय उसका यह सबसे छोटा चाचा एक असाधारण व्यक्ति था, स्वर्ग की ईर्ष्या का विषय, प्रतिभा और सुंदरता में जुआन यूफेई के साथ पूरी तरह से मेल खाता था। उन्हें क्लाउड सिटी के गोल्डन कपल के रूप में सम्मानित किया गया था। और अब ये परिवार के सबसे कठिन समय में जुआन परिवार ने ये परिवार को त्यागने का फैसला किया था। उसने इस आदमी को गहराई से संजोने की कसम खाई। ये परिवार को गिरने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। हाँ जियो फैन, अच्छा रहो, यीशु हमेशा तुम्हारी पत्नी ही रहेगी। सुयिशु ने ये फैन को कसकर गले लगा लिया और अपनी छाती से ये फैन का चेहरा पूरी तरह ढक लिया। यह पहली बार था जब सुयिक्सु का किसी पुरुष के साथ इतना अंतरंग संपर्क था, और हालांकि वह शर्मीली महसूस कर रही थी, वह बहुत दृढ़ थी। सुयिशु को यह एहसास नहीं था कि जब उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है तो एक गर्म धारा उसके शरीर में वापस आती है, उसे पोषण देती है और विकसित करती है, जिससे उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह वसंत की हवा का आनंद ले रही हो। उसी समय ये फैन ने भी अपने शरीर में गर्म धारा का एहसास महसूस किया। ये फैन के डेंटियन की गहराई में एक ज्वाला गर्म धारा की लय के साथ टिमटिमाती थी, और ज्वाला से गुजरने के बाद यह मार्शल आर्ट क्यूई में परिवर्तित हो जाती थी। ये फैन की नसों में प्रवेश करती थी और तेजी से उसकी ताकत बढ़ाती थी। यही रहस्य था कि कैसे ये फैन ने 15 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर दायरे में प्रवेश किया था। डेंटियन के भीतर की रहस्यमयी लौ क्यूई बल में बदल सकती है, जो भावनात्मक उतार चढ़ाव का अनुभव करने वाली किसी लड़की के संपर्क में आने पर उसकी अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा सकती है। यहां तक कि जब वह किसी लड़की के संपर्क में नहीं होता
तब भी लौ स्वायत्त रूप से एक गर्म धारा उत्पन्न करती है, इसे मार्शल आर्ट्स क्यूई में बदल देती है और इस तरह ये फैन की ताकत को सामान्य साधना की तुलना में कई गुना तेज गति से बढ़ाती है। मिस सो, परिवार के मुखिया और दूसरे बुजुर्ग अंदर हैं, कृपया आप स्वयं ही चली जाइए। ये फैन अपनी मार्शल आर्ट क्यों की जांच कर रहा था जब एक बटलर आया और सुयिक्सु से बात की। सुयिशु ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं अभी आती हूं। सुयिक्सु जानती थी कि उसके चाचा और बाकी लोग उससे क्यों मिलना चाहते थे। आज इतने सारे लोगों के सामने ये फैन से शादी करने की उसकी मंशा की घोषणा सुपरिवार पर संकट ला सकती थी। जियो फैन, तुम कार में मेरा इंतजार करो, इधर उधर मत भटकना, मैं जल्द ही तुम्हें ढूंढने आऊंगी। ये फैन को कार में बिठाने के बाद सुयिशु मुड़ी और तेजी से बैंक्वेट हॉल की ओर चल दी। ये फैन ने सुयिशु की पीछे हटती हुई आकृति को देखा, उसके होठों पर दृढ़ संकल्प उभर रहा था। चिंता मत करो भाभी, जिस क्षण से आपने ये परिवार और मेरी रक्षा करने का फैसला किया है, ये फैन निश्चित रूप से आपको सबसे शानदार जीवन प्रदान करूंगा। ये फैन के शरीर के भीतर टिमटिमाते रहस्यमय अंगारे के अलावा उसके पास एक अंगूठे की अंगूठी थी जिसमें एक विशाल शक्ति छिपी थी जो पूरी दुनिया को हिला सकती थी। उसने अभी तक इसे सक्रिय नहीं किया था। ये फैन में उनकी रक्षा करने की ताकत थी। जो लोग ये परिवार को नष्ट करना चाहते हैं, वे इस क्षण से कांप उठें। भोज कक्ष के एक कोने में एक मेज पर सुपरिवार के दूसरे सबसे बड़े सुमिंगहाओं ने अपने बड़े भाई सुहोंगहाई से चिढ़कर कहा, बड़े भाई, क्या यीशु बेतुका व्यवहार नहीं कर रही है? उसने और यू लिंगलोंग ने घोषणा की है कि वे उस मूर्ख ये फैन से शादी करना चाहते हैं। वास्तव में ये परिवार की वर्तमान स्थिति के बारे में कौन नहीं जानता। जो कोई भी ये परिवार के करीब जाता है वह बर्बादी की राह पर है। हम पहले से ही उन्हें नीचे गिराकर उन्हें लात न मारकर सभ्य बन रहे हैं। यिक्सुए पूरे सुपरिवार को इस झंझट में क्यों घसीट रहा है? सुपरिवार के तीसरे बेटे ने भी आक्रोश व्यक्त किया। ऑनलाइन यह खबर पहले से ही इंटरनेट पर फैल रही थी कि यू लिंगलोंग, सुयिशु और 7 भाभियों ने सार्वजनिक रूप से ये फैन के साथ अपने विवाह को जारी रखने की मंशा की घोषणा की थी। यह सुपरिवार को चुनौती देने जैसा था, बड़े भाई, अब समय आ गया है कि आप सुयिशु पर नियंत्रण कर लें। अगर आप मुझसे पूछें तो सुयिक्सु के कार्यों को उसे सु कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में सेवा जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हमें फंसाने से बचने के लिए उसे सीधे परिवार से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। सुपरिवार के मुख्य शिष्य एक के बाद एक आक्रोश से सुयिशु को दोषी ठहरा रहे थे। मेज के शीर्ष पर बैठे सुपरिवार के कुलपति सुहोंगहाई तब तक चुप रहे जब तक कि सभी ने अपनी बात नहीं कह दी, और फिर उन्होंने उदासीनता से कहा, आप भूल गए हैं कि हमारा सुपरिवार कैसे शुरू हुआ। ये परिवार के संरक्षण के बिना क्या हमारे पास आज का सुपरिवार होता? मुझे लगता है कि इक्सुए ने कुछ भी गलत नहीं किया। सुहोंगहाई के उस एक वाक्य से भीड़ तुरंत शांत हो गई। उस समय सुपरिवार क्लाउड सिटी में एक छोटी सी कार्यशाला से ज्यादा कुछ नहीं था। संयोग से सुपरिवार के बुजुर्ग की मुलाकात ये चांगफेंग से हुई और ये परिवार के सहयोग से वे धीरे धीरे दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में एक प्रसिद्ध दवा कंपनी बन गए। बड़े भाई, लेकिन कृतज्ञता का ऋण चुकाने का यह तरीका नहीं है। अगर ये फैन अभी भी पहले जैसा प्रतिभाशाली होता तो उसकी शादी यिक्सु से करवा देता, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन अब। सुमिंगहाओ ने बोलना शुरू ही किया था कि उसे एक ईमेल मिला। इसे पढ़ने के बाद उसके हाव भाव तुरंत बदल गए। बड़े भाई, देखिए, कुछ आपूर्तिकर्ताओं ने अचानक हमारे साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया है। मुझे भी ऐसी ही खबर मिली है। वितरकों ने कहा कि किसी बड़े व्यक्ति ने उन्हें सु कॉर्पोरेशन का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्देश दिया है। कुछ ही सेकंड में सुपरिवार के प्रमुख अधिकारियों को कई आपूर्तिकर्ताओं और वितरकों से सूचनाओं का एक बड़ा जत्था मिल गया। उनके व्यापारिक साझेदारों के एक बड़े हिस्से ने अचानक अपने सहयोग को समाप्त करने की घोषणा कर दी, जिससे सुपरिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। स्पष्टतः पर्दे के पीछे बैठे लोगों ने सुपरिवार को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। बंदरों को चेतावनी देने के लिए मुर्गी का उदाहरण देना। सुहोंगहाई लगातार आ रही रिपोर्टों को भौहें सिकोड़कर सुन रहे थे। जिस क्षण से सुयिक्सु ने सार्वजनिक रूप से अपना निर्णय घोषित किया, सुहोंगहाई को इस परिणाम का अनुमान था और वह आश्चर्यचकित नहीं थे। हम इस बार प्रांतीय शहर के जिया परिवार के साथ सहयोग की योजना बना रहे थे, लेकिन अब शायद यह योजना बेकार हो गई है। हम वास्तव में सुयिक्सु द्वारा बर्बाद कर दिए गए हैं। जब सभी लोग अपना खेद व्यक्त कर रहे थे, सुयिक्सु ने दरवाजे से कमरे में कदम रखा, सभी को प्रणाम किया और कहा, मुझे पता है कि हर कोई किस बारे में चिंतित है, लेकिन मुझे जो कहना है वह यह है कि हमारा सुपरिवार शुरू में ये परिवार की मदद से विकसित हुआ था। अब जब ये परिवार संकट में है तो हम उन्हें सहायता देने में विफल नहीं हो सकते। भले ही सु कॉर्पोरेशन गिर जाए, लेकिन हमें अपनी छोटी सी कार्यशाला के साथ फिर से शुरू करने में क्या बुराई है? मानव होने के नाते हमें कृतज्ञता को समझना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि मेरा निर्णय अनुचित है तो आप अपने शेयर बेच सकते हैं और अपना पैसा लेकर अभी चले जा सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। सुयिक्सु,
ये फैन के सामने बेहद विनम्र थी, लेकिन सुपरिवार के इन प्रमुख वरिष्ठ सदस्यों के सामने वह निर्णायक और सशक्त थी और अपने शब्दों से सभी को प्रभावी ढंग से चुप करा देती थी। आज रात मैं जिया परिवार के साथ साझेदारी सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूंगा। जब तक हम जिया परिवार के साथ सहयोग सुनिश्चित कर सकते हैं, सु कॉर्पोरेशन इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। प्रवेश द्वार पर सुयिक्सु के जाने के बाद ये फैन भी कार से बाहर निकला और बैंक्वेट हॉल की ओर चल दिया। पिछले 5 वर्षों से अचेत अवस्था में रहने के बाद अंततः उसे होश आ गया था और अब समय आ गया था कि वह दुनिया से पुनः परिचित हो। यो, क्या यह ये परिवार का मूर्ख नहीं है? तुम यहाँ क्या लेकर आए हो? जैसे ही ये फैन ने भोज कक्ष में प्रवेश किया, झाओ तियानलोंग ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ उसका रास्ता रोक दिया। क्या भूख लगी थी और सोचा था कि तुम्हें यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? बोलते समय झाओ तियानलोंग और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। चलो, यह मत कहो कि हम बौद्धिक रूप से विकलांगों की परवाह नहीं करते हैं। चलो पहले यंग मास्टर ये को एक ड्रिंक ऑफर करते हैं। जैसे ही उसने बात की, झाओ तियानलोंग ने शराब के गिलास में सिगरेट का बट फेंका और उसे इधर उधर हिलाया, गिलास में कई बार थूका और अपने दोस्तों से उसमें थोड़ी और शराब डालने का आग्रह किया। गिलास में शराब का रंग पेशाब के पीले रंग का हो गया। इससे पहले कि वह उसे ये फैन को सौंपता, यह लो, इसे पी लो, यह स्वादिष्ट है। गॉड ऑफ वॉर ये फैन, सेक्सी भाभी ने मुझसे शादी करने पर जोर दिया। अध्याय 6 चिढ़ाना लेकिन अंत में एक्स बन गया। पिछला। अगला। ओह, ये फान ने हैरानी से शराब का प्याला लिया और उसे रोशनी में रखकर काफी देर तक देखा। क्या बढ़िया शराब इसी तरह बनाई जाती है? कितनी सुंदर। इस तरह के मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण झाओ तियानलोंग और अन्य लोग मजाक में बोल पड़े। हाँ, यह बढ़िया शराब मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, पी लो। झाओ तियानलोंग ने ये फैन से आग्रह किया। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। एक मूर्ख, एक बेवकूफ और 7 बेहद खूबसूरत भाभियों ने घोषणा की कि वे उससे शादी करने जा रही हैं। क्यों? अगर यह पहले होता, जब ये परिवार अभी भी अपने चरम पर था, भले ही ये फैन मूर्ख था, झाओ तियानलोंग कभी भी उसे धमकाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अब, जब ये परिवार के सभी मुख्य शिष्य चले गए हैं और केवल यह मूर्ख बचा है, तो अगर वे उसे धमकाते हैं तो कौन कुछ कहेगा? ये फान ने सूंघने के लिए शराब का प्याला अपनी नाक के पास लाया और जब सभी ने सोचा कि वह वास्तव में इसे पीने जा रहा है, तो ये फान ने अचानक कहा, नहीं, कुछ कमी है। उस समय, संयोगवश, एक चौकीदार पोछा लगाने वाली बाल्टी को धकेलता हुआ वहां से गुजरा और बाल्टी में गंदे काले पानी को देखकर ये फैन ने जल्दी से अपने शराब के प्याले से आधा कप पानी उठाया, उसे हिलाया। अब यह एकदम सही हो जाना चाहिए। झाओ तियानलोंग और अन्य लोगों ने ये फैन के कप को गंदे काले तरल में बदलते देखा। वे कुछ सेकंड के लिए अचंभित रह गए, फिर जोर से हंसने लगे। हा, वह सचमुच मूर्ख है। हाँ, अरे, वह तो पोछे का पानी ही पीने जा रहा है। उस पोछे ने तो अभी अभी शौचालय साफ किया है। आज ये फैन निश्चित रूप से खुद को बहुत शर्मिंदा करने वाला है। जल्दी करो, अपने फोन तैयार करो, इसे स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड करो और बाद में हम इसे ऑनलाइन पोस्ट करेंगे। चलो देखते हैं कि यू लिंगलोंग और सुयिशु अभी भी ये फैन से शादी करने का साहस कैसे रखते हैं। जब हर कोई उत्सुकता से ये फैन के इसे पीने का इंतजार कर रहा था, तो उसने अचानक 2 कदम आगे बढ़ाए और झाओ तियानलोंग के पास चला गया। इससे पहले कि झाओ तियानलोंग प्रतिक्रिया कर पाता, ये फैन ने अचानक शराब का प्याला झाओ तियानलोंग के मुंह की ओर तान दिया। झाओ तियानलोंग सहज रूप से चकमा देना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि ये फैन की कलाई ने लोहे के चिमटे की तरह उसकी गर्दन को जकड़ लिया था, जिससे झाओ तियानलोंग के लिए हिलना असंभव हो गया था। इसके अलावा, ये फैन ने उसकी गर्दन में कुछ दबा दिया था, जिससे झाओ तियानलोंग का मुंह अनजाने में ओ आकार में खुल गया और ये फैन के प्याले से शराब सीधे झाओ तियानलोंग के मुंह में उड़ेल दी गई। ग्लग। झाओ तियानलोंग ने पहले से पड़े सिगरेट के टुकड़ों सहित पूरा कप निगल लिया। यह सोचकर चिंतित लग रहा था कि झाओ तियानलोंग शायद आसानी से सांस नहीं ले पाएगा। ये फैन ने सोच समझकर उसकी छाती थपथपाई। धीरे धीरे पियो, घुट मत जाना। कैसा है? स्वाद अच्छा है न? ये फैन ने अपनी बड़ी, निर्दोष आंखों से मासूमियत से पूछा। उसका चेहरा भोलेपन से भरा था। आह! कमबख्त! ब्लेर्ग, अंततः इसे महसूस करते हुए, झाओ तियानलोंग मौके पर कूद पड़ा। कुतिया के बच्चे, बेवकूफ, तुमने इसे क्यों नहीं पिया? कमबख्त! ब्लेर्ग! झाओ तियानलोंग क्रोध से लगभग पागल हो रहा था। उसने गुस्से में ये फैन को धक्का दे दिया और उसे कोसने लगा। इस समय, झाओ तियानलोंग को इतना मिचली आ रही थी कि वह अपना पेट चीर कर पानी से धोना चाहता था। धत तेरी की! वह अच्छी तरह जानता था कि उस शराब के प्याले में क्या था। उसमें उसका और उसके कई दोस्तों का गाढ़ा कफ था और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये फैन ने शौचालय साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला काला पानी भी मिलाया था। वह इतनी गंदगी से भरा प्याला कैसे निगल सकता था? यीशु, मेरी पत्नी ने मुझे शराब न पीने के लिए कहा था।
आपने मुझे बढ़िया शराब पीने के लिए आमंत्रित किया, जिससे मैं बहुत खुश हूं, इसलिए मैं आपको भी इसे पीने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। ये फैन ने झाओ तियानलोंग को देखकर मुस्कुराया, उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल से एक ठंडी हंसी निकल गई। मैं तुम्हारे कचरे के टुकड़ों से निपटूंगा। 5 साल पहले उस अंगूठे की अंगूठी से ये फैन को जो विरासत में मिला था, वह सिर्फ चमकती हुई विरासत नहीं थी, बल्कि उसकी मार्शल आर्ट की ताकत में भी सुधार था। अंगूठी के अंदर 13 महारथियों से मामलों से निपटने का 100 साल का सीलबंद अनुभव भी था। रणनीति, तरकीबें, ये फैन ने बहुत पहले ही उनमें महारत हासिल कर ली थी। झाओ तियानलोंग जैसे लोगों से निपटना बिल्कुल आसान था। हिस दर्शकों को अब वास्तविकता का एहसास हो गया था कि झाओ तियानलोंग, जिसने ये फैन को अपमानित करने की योजना बनाई थी, उसने वास्तव में उस गंदे मिश्रण को पीकर खुद को ही नुकसान पहुंचाया था। सभी लोग हैरान थे, साथ ही कुछ उत्सुक भी थे। क्या ये फैन सच में मूर्ख था, या यह सब एक नाटक था? उफ, झाओ तियानलोंग के बगल में उसके कुछ दोस्त बड़ी मुश्किल से उल्टी करने की इच्छा को रोक पा रहे थे। यह तो बहुत ही घृणित था। क्रोध से उबलकर झाओ तियानलोंग अपने पैरों पर कूद पड़ा और चिल्लाया, अरे, तुम सब क्या देख रहे हो? मेरे लिए उसे मारो। अगर वह मर गया तो यह मेरी जिम्मेदारी है। उसने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की, वह मौत मांग रहा है। झाओ परिवार के सबसे बड़े वारिस के रूप में झाओ तियानलोंग को हमेशा लाड़ प्यार मिला था, प्रशंसकों के बीच उनका जीवन बहुत ही लाड़ प्यार से बीता था। उन्हें ऐसा अपमान कब सहना पड़ा था? अपने अंगरक्षकों और साथियों को डांटते हुए उसने एक साथ अपने गले को पकड़ा और जो कुछ उसने अभी अभी पिया था उसे उगलने की कोशिश की, लेकिन यह अप्रभावी था। सूखी उबकाई के अलावा वह कुछ भी उगल नहीं सका। इससे भी बुरी बात यह थी कि झाओ तियानलोंग को अपने पेट में तरल पदार्थ घूमता हुआ महसूस हो रहा था, जिससे एक अजीब और गंदी बदबू आ रही थी। वूश! तुरंत कई अंगरक्षक और झाओ तियानलोंग के दोस्त ये फैन पर हमला करने के लिए सेना में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। ये फैन की नजरें तेज हो गईं। क्या वे सख्ती करने की योजना बना रहे थे? क्या वे सचमुच सोचते हैं कि बिना कुछ तरकीबें दिखाए मुझे धमकाना आसान है? वहीं रुक जाओ। मैं किसी को भी मेरे भाई फैन पर उंगली उठाने की चुनौती देता हूं। जैसे ही ये फैन वापस लड़ने वाला था, एक मजबूत आकृति तेजी से उसकी तरफ चमकी। एक विशाल किले की तरह यह आकृति बिना किसी हिचकिचाहट के आई, प्रत्येक हाथ से झाओ तियानलोंग के अंगरक्षकों में से एक को पकड़ लिया और एक तेज गति के साथ दोनों पुरुषों को एक दूसरे से टकरा दिया। टकराना। वे दोनों हट्टे-कट्टे आदमी, जिनकी लंबाई 6 फुट से अधिक थी, टक्कर से बेहोश हो गए। जब तक मैं, वांग फुगुई, यहां हूं, मेरे बड़े भाई को छूने की कोशिश करो और देखो क्या होता है। नया आगमन वांग फुगुई का था, जो बचपन से ही ये फैन का भाई था। वांग के दादा जब ये चांगफेंग के छोटे थे, तब उनके सहायक थे और दोनों परिवारों के बीच बहुत करीबी रिश्ता था। वांग फुगुई बचपन से ही ये फैन के साथ घुल मिल गए थे, और जब ये फैन एक प्रतिभाशाली और विलक्षण व्यक्ति था, तब भी जूनियर की भूमिका निभाने में संतुष्ट थे। 5 साल पहले जब ये फैन की प्रतिभा का पतन हुआ, तो वांग फुगुई ने अपनी धारणा नहीं बदली और वे ये फैन के साथ वफादारी से खड़े रहे तथा उसकी कई परेशानियों को दूर किया। वांग फुगुई बचपन से ही मजबूत कद और लगभग 2 मीटर लंबा था, उसे मार्शल आर्ट्स की अच्छी समझ थी। अभी 20 साल की उम्र भी नहीं हुई थी, वह मार्शल आर्ट्स कंट्रोल दायरे में पहुंच चुका था। उसे क्लाउड सिटी में एक शीर्ष विशेषज्ञ माना जाता था और वह बेहद रक्षात्मक था, उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। 3 साल पहले, क्योंकि किसी ने ये फैन को मूर्ख कहा था, वांग फुगुई ने 3 दिनों तक रात दिन लगातार लड़ाई लड़ी थी। तब से हर कोई वांग फुगुई को भड़काने से सावधान था। अब जब वांग फुगुई अचानक प्रकट हुए और उन्होंने एक ही बार में 2 अंगरक्षकों को मार गिराया, तो आसपास जमा भीड़ उनसे सावधान होकर कुछ कदम पीछे हट गई। युवा मास्टर झाओ तियानलोंग के कुछ दोस्त झिझकते हुए आगे बढ़ने के निर्देश के लिए उनकी ओर देखने लगे। झाओ तियानलोंग खुद जानता था कि वांग फुगुई के वहां होने से पार्टी में कोई कदम उठाने की संभावना खत्म हो गई थी। चले जाओ। हम्फ। वांग फुगुई उसे एक पल के लिए बचा सकता है, लेकिन क्या वह उसे हमेशा के लिए बचा सकता है? आदमियों को और ज्यादा बैकअप लाने का आदेश दो और पार्टी के बाद उसे मारने का मौका ढूंढो। धिक्कार है, अगर वह नहीं मरा तो सुयिक्सु मुझसे शादी करने के लिए कभी राजी नहीं होगी। उफ। धिक्कार है, मुझे शौचालय ले जाओ, मुझे उल्टी आने वाली है। हालांकि झाओ तियानलोंग इस स्थिति को ऐसे ही रहने देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके पास इस समय कोई विकल्प नहीं था। बड़े भाई, क्या आप ठीक हैं? मैं अभी अभी शहर से वापस आया हूं और मैंने ये परिवार के बारे में सुना है। चिंता मत करो, बड़े भाई। भले ही ये परिवार अब नहीं रहा, बूढ़ा वांग निश्चित रूप से अपनी जान देकर आपकी रक्षा करेगा, उन कमीनों को आप पर उंगली भी नहीं उठाने देगा। ये फैन का सामना करने के लिए मुड़ते हुए वांग फुगुई ने पूरी ईमानदारी से कहा, बड़े भाई को स्वर्ग का अनुग्रह प्राप्त होता है। यह वे कमीने हैं जो आपकी कीमत नहीं समझते। चलो, भाभी को खोजते हैं।
हे। बड़े भाई, आप बहुत भाग्यशाली हैं। भले ही जुआन यूफेई को पता नहीं था कि उसके पास क्या है और उसने शादी रद्द कर दी, लेकिन अब आपके पास 7 खूबसूरत भाभियां हैं जिन्होंने आपसे शादी की है। हाँ, अगर आप समझदार होते तो आप खुशी से चांद पर पहुंच जाते। जैसे ही वांग फुगुई ये फैन के कंधे पर हाथ रखे कार्यक्रम स्थल में आए, उनका मुंह मशीन गन की तरह लगातार बकबक करता रहा। आखिरी वाक्य तक सब कुछ ठीक था, जिसने ये फैन को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। क्या मैं उस तरह का व्यक्ति दिखता हूं? गॉड ऑफ वॉर ये फैन, सेक्सी भाभी ने मुझसे शादी करने पर जोर दिया। अध्याय 7 मूर्ख वास्तव में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को जानता है? पिछला। अगला। ये फैन एक पल के लिए भौहें सिकोड़ गया और वांग फुगुई को कुछ एहसास हुआ। उसने अपना सिर घुमाया और अचानक ये फैन की ओर देखा। उसकी आंखों में वह दृढ़ निश्चयी नजर मानो कह रही थी, हाँ बड़े भाई, आप तो ऐसे ही व्यक्ति हैं। बड़े भाई, मुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पहले से अलग हो? क्या तुम जाग गए हो? वांग फुगुई ने हैरान चेहरे से पूछा और ये फैन की बाह पकड़कर उसे हिलाया। ये फैन कुछ आश्चर्यचकित था, सोच रहा था, यह बच्चा, क्या इसकी धारणा इतनी संवेदनशील है? बूढ़े वांग, मुझे एक ड्रिंक चाहिए। हालांकि ये फैन को यह जानकर अच्छा लगा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद वांग फुगुई अभी भी उसके साथ खड़ा था, लेकिन अभी खुद को प्रकट करने का समय नहीं था। ये परिवार को निशाना बनाने वाले दुश्मनों की पूरी तरह से जांच करने से पहले ये फैन मूर्खता करना जारी रखेगा। वांग फुगुई की अभिव्यक्ति थोड़ी मंद हो गई। ठीक है बड़े भाई, मैं इसे आपके लिए ले आता हूं। जो फैन, तुम यहां कैसे आए? क्या तुम ठीक हो? जैसे ही वांग फुगुई उठने वाला था, सुयिक्सु हॉल के दूसरी तरफ से जल्दी से आ गई। वह अभी अभी सुपरिवार के मामलों से निपटी थी और उसने सुना कि झाओ तियानलोंग ये फैन को धमका रहा है, इसलिए वह जल्दी से वहां पहुंची। ये फैन और वांग फुगुई को एक साथ देखकर उसने चुपचाप राहत की सांस ली। भाभी, नमस्ते। सुयिक्सु को देखते ही वांग फुगुई जल्दी से सीधा खड़ा हो गया और सम्मानपूर्वक उसे पुकारा, लेकिन उसने भाभी के पिछले संबोधन को बदलकर छोटी भाभी कर दिया। इसका क्या मतलब था? सुयिशु ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया। कितना मीठा बोलने वाला। सुयिशु ने वांग फुगुई की ओर आंखें घुमाते हुए कहा, क्या जियाओ फैन अभी किसी मुसीबत में नहीं फंस गया? मेरे बड़े भाई, क्या वह नुकसान में होंगे? वांग फुगुई ने जल्दी से बताया कि सुयिक्सु के साथ क्या हुआ था, और जब उन्होंने उल्लेख किया कि ये फैन ने वास्तव में झाओ तियानलोंग को पीछे हटने और पोछा धोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी को पीने के लिए मजबूर किया था, तो उनकी आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। ये फैन 5 साल से मानसिक रूप से अक्षम था, फिर भी वह अचानक इतना चतुर हो गया? या यह महज एक दुर्घटना थी? छोटी भाभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बड़े भाई की उपस्थिति में पहले से कुछ बदलाव आया है। मुझे अस्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा है कि मेरा बड़ा भाई जाग रहा है, लेकिन जिस तरह से वह व्यवहार कर रहा है, उससे ऐसा नहीं लगता। वांग फुगुई ने अपने भीतर के संदेह को व्यक्त किया। सुयिशु ने सिर हिलाया, चिंता मत करो। सिस्टर लिंगलोंग ने ग्रेट जिया मेडिकल सेंट मिस्टर लेई को जल्द ही क्लाउड सिटी में जियाओ फैन का निदान करने के लिए आने की व्यवस्था की है, और हम तब जान पाएंगे कि क्या चल रहा है। जो कुछ हुआ था, उसके कारण सुयिशु ने ये फैन को अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं की, उसे लगातार अपने पास रखा, क्लाउड सिटी में विभिन्न व्यापारिक अभिजात वर्ग का अभिवादन किया और ये फैन की पहचान भी बताई। उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। यह सभी को यह घोषित करने के लिए था कि यद्यपि ये परिवार वर्तमान में एक गुप्त हमले का सामना कर रहा था और वह निम्न स्थिति में गिर गया था, सुपरिवार उनके पक्ष में खड़ा था और हमेशा ये परिवार की रक्षा करेगा। भले ही ये फैन मूर्ख था, सुपरिवार उसकी रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। जब तक व्यावसायिक भोज आधिकारिक रूप से शुरू नहीं हुआ, तब तक झाओ तियानलोंग को शौचालय से बाहर निकाला गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह मंच पर आया। देवियों और सज्जनों, आज के व्यावसायिक भोज का उद्देश्य संचार के लिए एक मंच प्रदान करना है। उफ! अपने बगल में कूड़ेदान को देखकर झाओ तियानलोंग फिर से उल्टी करने से खुद को रोक नहीं सका। आज क्लाउड सिटी के कुलीन लोगों के अलावा हम प्रांतीय शहर से जिया कॉरपोरेशन के अध्यक्ष श्री जिया हाओ को पाकर भी भाग्यशाली हैं। हमारा झाओ परिवार श्री जिया हाओ के साथ सहयोग स्थापित करने के लिए बहुत उत्सुक है। जिया परिवार के चैनल पूरे दक्षिण पश्चिम में फैले हुए हैं। अगर झाओ परिवार को जिया परिवार का समर्थन प्राप्त है, तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। अब कृपया श्री जिया का स्वागत करें। झाओ तियानलोंग को गर्व था, क्योंकि प्रांतीय शहर के एक शक्तिशाली परिवार के रूप में जिया परिवार का पूरे दक्षिण पश्चिम में प्रभावशाली दायरा था। इस बार वे क्लाउड सिटी में प्रवेश करने में रुचि रखते थे और कई परिवार जिया परिवार के साथ सहयोग करने और अपने चैनलों के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि झाओ तियानलोंग ने श्री जिया को आमंत्रित करके और इस तरह के भोज का आयोजन करके इसकी अगुवाई की है। यदि जिया हाओ सहयोग करता, तो झाओ परिवार निश्चित रूप से पहली पसंद होता। झाओ परिवार का यह बेटा, हालांकि वह विशेष रूप से सराहनीय नहीं है, लेकिन उसके तरीकों और क्षमताओं को वास्तव में कम करके नहीं आंका जाना चाहिए।
ठीक है। अब जब झाओ परिवार जिया परिवार के साथ जुड़ गया है तो वे निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मुझे डर है कि वे क्लाउड सिटी के नंबर 1 अमीर परिवार बनने वाले हैं। उफ, बोरिंग। आज का कार्यक्रम तो बस झाओ तियानलोंग का दिखावा है ना? ताली, ताली, ताली। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच 50 साल का एक तंदुरुस्त आदमी मंच पर आया, माइक्रोफोन पकड़ा और बोला, देवियों और सज्जनों, क्लाउड सिटी में आना एक बड़ा सम्मान है। हमारा जिया कॉरपोरेशन दक्षिण पश्चिम के बाजार में विस्तार करने की योजना बना रहा है और इसके लिए सभी के समर्थन की जरूरत होगी। आज मैं संभावित साझेदारियों पर चर्चा करने के लिए यहाँ हूँ और जबकि झाओ परिवार एक अच्छा विकल्प है, इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य कंपनियों के पास कोई मौका नहीं है। इस बयान ने झाओ तियानलोंग को तुरंत बेचैन कर दिया। इसका क्या मतलब है? क्या उसने यह भोज सिर्फ इसलिए आयोजित किया था ताकि अंत में दूसरे लोग इसका फायदा उठा सकें? हालांकि जिया परिवार के पैमाने और स्थिति को देखते हुए, जो स्पष्ट रूप से झाओ परिवार की तुलना में बहुत मजबूत थे, झाओ तियानलोंग ने अपने असंतोष के बावजूद इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। एक साथ खड़े सुयिशु, सुहोंगहाई और सुमिंगहाओ ने झाओ तियानलोंग और जिया हाओ के बीच की बातचीत सुनकर निराश स्वर में कहा, आह! ऐसा लगता है कि सु परिवार के पास अब कोई मौका नहीं है। आखिरकार आज का भोज झाओ परिवार द्वारा आयोजित किया गया था। अब हमारी बारी कैसे हो सकती है? ठीक है। यीशु, क्या तुम सचमुच उस मूर्ख से शादी करने के बारे में निश्चित हो? जब सभी बोल रहे थे, तो वे फिर से ये फैन की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए, जो सुयिशु के बगल में खड़ा था। सुयिक्सु के पास खड़े ये फैन ने कोई भाव नहीं दिखाया और कोई भी उसे कैसे भी देखे, वह सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति की तरह नहीं लग रहा था। बेचारा तुम्हारा परिवार। जिया हाओ मंच पर बोलते हुए, अपनी नजरें नीचे भीड़ पर घुमाते हुए। जब उसकी नजरें सुयिक्सु से गुजरते हुए ये फैन पर पड़ी, तो वे अचानक चमक उठीं, दिव्य डॉक्टर। माइक्रोफोन हाथ में लेकर जिया हाओ ने चिल्लाकर कहा, जिससे वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। जिया हाओ ने जल्दी से कहा, माफ कीजिए, सभी लोग, मुझे कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान देना है, लेकिन मैं आप सभी के साथ बाद में चर्चा फिर से शुरू करूंगी। ऐसा कहकर जिया हाओ ने हैरान झाओ तियानलोंग को माइक्रोफोन दिया और अपने सहायक के साथ जल्दी से सुयिक्सु के स्थान की ओर चल दिया। सुयिशु की ओर कई कंपनी के सीईओ और प्रतिनिधि उत्सुकता से भरे हुए थे, उम्मीद कर रहे थे कि जिया हाओ उनके पास आ रहा है। वे हाथ मिलाने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन जिया हाओ बिना एक बार देखे उनके पास से चला गया। उसकी आंखें पूरी तरह से ये फैन पर केंद्रित थीं और वह तेजी से उनके पास आ रहा था। उस समय सु परिवार के सदस्यों को भी महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यह मिस्टर जिया संभवतः हमारे लिए नहीं आ रहे हैं, है ना? क्या यहाँ कोई मिस्टर जिया को अच्छी तरह से जानता है? सुमिंगहाओ ने सभी को कुछ उलझन के साथ देखते हुए पूछा। सभी ने अपना सिर हिलाया, लेकिन तीसरे सबसे बड़े बेटे ने झिझकते हुए कहा, मैंने एक बार प्रांतीय शहर में एक व्यापार मंच पर श्री जिया से हाथ मिलाया था। क्या उन्हें मेरी बात याद है? सबने उसकी तरफ देखा। उस तरह के मंच पर इतने सारे लोगों के होते हुए जिया हाओ तुम्हें कैसे याद रख सकता है? दिव्य डॉक्टर, मैंने आखिरकार आपको पा लिया। इतने सालों पहले मेरी जान बचाने के लिए मुझे अभी भी आपको धन्यवाद देना बाकी है। आंखों में घबराहट के साथ सभी ने देखा कि जिया हाओ ये फैन के पास गया, सम्मानपूर्वक झुका और अपने हाथ आगे बढ़ाए। वह ये फैन के लिए आ रहा था। सुपरिवार के सदस्य दंग रह गए और अब बाकी सभी भी। एक मूर्ख जिसे प्रांतीय शहर के जिया परिवार के जिया हाओ ने पहचान लिया। केवल आज सुबह ही सुयिक्सु ने ये फैन से शादी करने का इरादा घोषित किया और दोपहर तक उसे ऐसे लाभ मिले। यदि ये फैन और जिया हाओ करीब होते, तो स्वाभाविक रूप से जिया परिवार क्लाउड सिटी में अपने साझेदार के रूप में सु कॉरपोरेशन को चुनता। गॉड ऑफ वॉर ये फैन, सेक्सी भाभी ने मुझसे शादी करने पर जोर दिया। अध्याय 8 यह एक स्वर्ण जांग है। पिछला, अगला। झाओ तियानलोंग, जो उसके पीछे पीछे आया था, जब उसने जिया हाओ को यह कहते सुना कि ये फैन ने उसे बचाया है, तो वह तुरंत परेशान हो गया। मिस्टर जिया, आप गलत समझ रहे हैं, है ना? यह ये परिवार का मूर्ख है, उसके पास लोगों को बचाने के लिए चिकित्सा कौशल कैसे हो सकता है? झाओ तियानलोंग ने जिया हाओ को रोकने के लिए जल्दी से कहा, चलो चलें। मिस्टर जिया, आपने भी ये परिवार की स्थिति के बारे में सुना होगा, आप निश्चित रूप से गलत हैं और अभी ये परिवार के साथ शामिल न होना सबसे अच्छा है। ये परिवार के मुख्य सदस्य, सभी 10 वंशज, एक ही दिन में मारे गए थे। यह खबर पहले से ही ग्रेट जिया में फैल चुकी थी और अब कोई रहस्य नहीं थी। जिया हाओ ने ये फैन को गौर से देखा, उसे ऊपर से नीचे तक जांचा और निश्चितता के साथ अपना सिर हिलाया, मैं गलत नहीं हूं। 5 साल पहले, जब मैं मौत के कगार पर था, तो यह दिव्य चिकित्सक ही था जिसने मुझे बचाया था। लेकिन कुछ सालों के बाद दिव्य चिकित्सक मूर्ख कैसे बन गया? उत्सुकतावश जिया हाओ ने अपनी नजर ये फैन के बगल में खड़ी सुयिक्सु पर घुमाई और सुयिक्सु ने जल्दी से कहा, मिस्टर जिया,
मेरे मंगेतर की 5 साल पहले एक कार दुर्घटना हुई थी जिससे उसकी बुद्धि प्रभावित हुई थी। इसीलिए अब उसकी हालत ऐसी हो गई है। सुयिशु ने शियाहाओ को ये फैन की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया, जिसने पहले और बाद की स्थिति को जोड़ने के बाद सिर हिलाया, तो इसमें कोई गलती नहीं है। युवा मास्टर ये पहले वाकई एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, उनकी मार्शल आर्ट और चिकित्सा कौशल किसी से कम नहीं थे। समयरेखा के अनुसार मेरा इलाज करने के बाद ही उनकी कार दुर्घटना हुई थी, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। ये परिवार लगभग खत्म हो गया था और 7 खूबसूरत भाभियों ने ये परिवार के मूर्ख से विवाह कर लिया। इस घटना ने पहले से ही पूरे ग्रेटजिया को मोहित करना शुरू कर दिया था। जबकि सभी को ये परिवार के लिए दुख हुआ, उन्होंने उन 7 तेजस्वी बहनों की भी प्रशंसा की। जिया हाओ ने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस व्यक्ति ने उस समय उसकी जान बचाई थी, वह ये परिवार का सबसे कम उम्र का स्वामी होगा। मिस सु, ऐसा लगता है कि आपका परिवार चिकित्सा व्यवसाय में है। क्या आप मेरे जिया परिवार के साथ साझेदारी बनाने में रुचि रखती हैं? जिया हाओ की पैनी नज़र सुयिक्सु पर टिक गई और उसके शब्दों ने उनके आसपास के सभी लोगों को अचंभित कर दिया। इसका अर्थ क्या है? क्या जिया हाओ उन्हें सीधे तौर पर अपार धन सौंपने की योजना बना रहा था? आह! मिस्टर जिया, क्या आपका मतलब है कि आप हमारे सुपरिवार के साथ साझेदारी करना चाहते हैं? सुयिक्सु मुश्किल से अपनी उत्तेजना को रोक पाई, लेकिन ये परिवार की परिस्थितियों के कारण हम पहले से ही सभी प्रमुख भागीदारों द्वारा बहिष्कार कर दिए गए हैं। ये परिवार के खिलाफ जो लोग हैं, वे हमें कुचलकर मार डालेंगे। हमारे साथ साझेदारी करने से आप भी फंस जाएंगे। झाओ तियानलोंग, जो किनारे पर खड़ा था, घबरा गया। हाँ मिस्टर जिया, जो लोग ये परिवार के खिलाफ हैं, हम उन्हें भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते। आपके लिए बेहतर होगा कि आप हमारे झाओ परिवार के साथ साझेदारी करना चुनें। झाओ तियानलोंग इतना चिंतित था कि उसे जिया हाओ को पकड़कर दूर खींचने का मन कर रहा था। इतने भव्य भोज के आयोजन में उन्होंने जो भी प्रयास किया, उसका अंतः लाभ सुपरिवार को ही हुआ। मूल रूप से वह ये फैन को मार सकता था और आसानी से सुयिक्सु को अपनी बाहों में ले सकता था। लेकिन अगर सुपरिवार जिया परिवार के साथ साझेदारी करता, तो वे अनिवार्य रूप से कुछ ही समय में क्लाउड सिटी के प्रमुख परिवार बन जाते, जिससे उसके लिए सुयिक्सु को जीतना लगभग असंभव हो जाता। हम्फ! अगर मुझे फंसाया भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? अगर यंग मास्टर ये ने उस समय मिस्टर जिया की जान नहीं बचाई होती, तो मैं अब तक सिर्फ पीली मिट्टी का ढेर बन चुका होता और जिया परिवार आज जहाँ है, वहाँ नहीं होता। जिया हाओ ने सुयिक्सु की ओर देखते हुए कहा, इसके अलावा अगर मिस्सू और यू लिंगलोंग ने कई अन्य बहादुर महिलाओं के साथ ये परिवार को नहीं छोड़ा है, तो मुझे किसी बात का डर क्यों होना चाहिए? मिस्सू, तो यह तय हो गया। सु परिवार क्लाउड सिटी में जिया परिवार का एकमात्र भागीदार होगा। जिया परिवार के सभी चैनल सुपरिवार के लिए पूरी तरह से खुले रहेंगे। पूरे दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में जो कोई भी सुपरिवार का विरोध करता है, वह जिया परिवार का विरोध कर रहा है। जिया हाओ ने अपनी आवाज उठाई, जोर से अपना फैसला सुनाया। इस अप्रत्याशित खुशी भरे आश्चर्य से सुयिशु और सुहोंगहाई सहित अन्य लोग कुछ हद तक स्तब्ध रह गए। यह किसने सोचा होगा कि वह मूर्ख सुपरिवार के लिए इतना बड़ा आश्चर्य लेकर आएगा? सुमिंगहाओ ने भी ये फैन को अधिक अनुकूल रोशनी में देखना शुरू कर दिया। आसपास के मेहमानों की आंखों में ईर्ष्या भर गई। ये परिवार वास्तव में अभी भी ये परिवार है, उनके पतन के बावजूद उनका आधार बना हुआ है। हाँ, ये फैन अपने समय की विलक्षण प्रतिभा के रूप में अभी भी अपनी आस्तीन में बहुत सारी तरकीबें छिपाए हुए है। किसने सोचा होगा कि ये फैन के पास इतना अद्भुत चिकित्सा कौशल है? चूंकि उसने जिया हाओ को बचाया था, उसने कई अन्य बड़े लोगों को भी बचाया होगा। यह कोई छोटा संसाधन नहीं है। यह सुयिशु की दूरदर्शिता है जो सराहनीय है, लेकिन अब यह देखना बाकी है कि सुपरिवार का बहिष्कार करने वाले लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे। सुपरिवार ने एक पल में स्थिति बदल दी और ये परिवार के प्रति सभी का रवैया बदल गया। यद्यपि ये फैन मूर्ख था, फिर भी ये परिवार के पास आशा हो सकती थी। क्या होगा अगर एक दिन ये फैन अचानक ठीक हो जाए? जिया हाओ ने अपना फैसला सुनाया और पलटकर ये फैन के सामने सम्मानपूर्वक झुक गया। दिव्य डॉक्टर, एक बार फिर उस समय मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। जिया परिवार की क्षमताएं सीमित हैं और हम यही मदद कर सकते हैं। कृपया हमें माफ कर दें, दिव्य डॉक्टर। यद्यपि जिया परिवार दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र का एक सुपर फैमिली है, जिया हाओ जानता था कि इस बार पर्दे के पीछे से काम करने वाले लोग, जिन्होंने यी परिवार के खिलाफ काम किया था, कम से कम राजधानी के वे विशालकाय व्यक्ति थे जिन्हें जिया परिवार भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तुमने मेरी पत्नी की मदद की, तुम एक अच्छे इंसान हो। गले लगो। ये फैन ने अपने सामने जिया हाओ को देखा। आखिरकार उसे याद आया कि वह कौन था। 5 साल पहले प्रांतीय शहर की यात्रा के दौरान ये फैन की कार दुर्घटना से पहले वह गलती से जिया हाओ से टकरा गया, जिसका पीछा किया जा रहा था और उसकी हत्या कर दी गई थी। उस समय जिया हाओ को जहर दिया गया था और कई बार चाकू मारा गया था। वह मुश्किल से अपनी जान बचा पाया था।
ये फैन ने उसे बचाया और उसकी जान वापस ली और जिया हाओ का शिकार करने वाले हत्यारों को भी मार डाला। अपना जीवन बचा लेने के बाद जिया परिवार अगले कुछ वर्षों में महान ऊंचाइयों पर पहुंच गया। जिया हाओ ने अफसोस की भावना के साथ ये फैन को गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाई। दिव्य डॉक्टर, आपका अंत इस तरह कैसे हुआ? चिंता न करें, आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। जिया हाओ के ये शब्द निकलते ही एक धीमी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, तुमने अच्छा किया, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। हुँ? यह परिचित आवाज सुनते ही जिया हाओ का शरीर तुरंत अकड़ गया और वह वहीं जम गया। क्या वह दिव्य डॉक्टर की आवाज थी? दिव्य डॉक्टर, यह। जिया हाओ और ये फैन अलग हो गए और जिया हाओ ने हैरान चेहरे से ये फैन को देखा। ये फैन ने कुछ नहीं कहा, बस अपने होठों को मोड़कर जिया हाओ की ओर सिर हिलाया। जिया हाओ को बहुत आश्चर्य हुआ। दिव्य डॉक्टर मूर्ख नहीं था, लेकिन वह मूर्ख होने का नाटक क्यों कर रहा था? जिया हाओ हमेशा एक अविश्वसनीय रूप से चतुर व्यक्ति था और ये परिवार की दुर्दशा के बारे में सोचते हुए वह तुरंत समझ गया। ये फैन अपनी ताकत छुपा रहा था, जानबूझकर अपनी धार छुपा रहा था, ताकि वह अपने दुश्मनों से बच सके, है ना? सचमुच यह चतुराईपूर्ण था। कोई कल्पना कर सकता है, यदि ये फैन मूर्खतापूर्ण व्यवहार नहीं कर रहा होता और आज ये परिवार पूरी तरह से नष्ट नहीं हो रहा होता, तो क्या ये फैन बच सकता था? जिया हाओ को 5 साल पहले की वह रात याद आ गई जब दर्जनों मार्शल आर्ट मास्टर्स ने उसका पीछा किया था। उन हत्यारों को, जो अपने हुनर में इतने जबरदस्त थे, एक 15 साल के लड़के ने आसानी से मार गिराया। युवा मास्टर ये की ताकत उस समय पहले से ही इतनी भयानक थी, तो अब युवा मास्टर ये की ताकत किस भयानक क्षेत्र तक पहुंच गई है? ऐसी क्षमताओं, साधनों और रणनीतियों तथा अपनी दिव्यस्तरीय चिकित्सा विशेषज्ञता के साथ यह राक्षसी प्रतिभा जो अपनी धार को छिपाने की कला को समझती थी, संभवतः बहुत समय नहीं लगेगा इससे पहले कि ये परिवार फिर से उठ खड़ा हो, है ना? जिन लोगों ने ये परिवार को निशाना बनाया, जिन लोगों ने ये परिवार से दूरी बना ली, उनका दुर्भाग्य निश्चित है। और ये फैन द्वारा यह जानकारी उसे बताने का मतलब था कि युवा मास्टर ये उस पर भरोसा करते थे। जिया हाओ को अस्पष्ट रूप से ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने एक सुनहरी जांघ पकड़ ली हो। इस समय ये परिवार और सुपरिवार का समर्थन करने का चयन करके जिया परिवार निश्चित रूप से भविष्य में ग्रेट जिया पर हावी होने वाले महाशक्ति परिवारों में से एक बन जाएगा। यह सब सोचते हुए जिया हाओ ने अपने दिल में उत्साह को छिपाने के लिए संघर्ष किया और ये फैन को सम्मानपूर्वक झुकाया। युवा मास्टर, ये आश्वस्त रहें, मैं, श्री जिया, निश्चित रूप से कोई प्रयास नहीं छोड़ूंगा और कोई कर्तव्य नहीं छोड़ूंगा। जहां तक ये फैन की पहचान का सवाल है, चूंकि युवा मास्टर ये इसे गुप्त रखना चाहते थे, स्वाभाविक रूप से उनके पास इसके अपने कारण थे और जिया हाओ इतना मूर्ख नहीं होगा कि इसे प्रकट कर दे। क्या? मुझे क्या करना चाहिए? मिस्टर जिया, हमारे सहयोग के बारे में क्या, जिस पर हम पहले सहमत हुए थे? बगल में झाओ तियानलोंग चिंता से उछल रहा था, एक जोकर की तरह महसूस कर रहा था। गॉड ऑफ वॉर, ये फैन, सेक्सी भाभी ने मुझसे शादी करने पर जोर दिया। अध्याय 9 जोकर कौन है? पिछला। अगला। वह बुरा है, वह एक बुरा आदमी है, वह मेरी पत्नी यीशुए को चुराना चाहता है। झाओ तियानलोंग की बात सुनकर ये फैन तुरंत सुयिक्सू के पीछे छिप गई, अपनी आस्तीन खींची और रोने लगी। जिया हाओ का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। अभी अभी उसे स्पष्ट रूप से पता चला कि ये परिवार का युवा मास्टर बिल्कुल भी मूर्ख नहीं था। उसकी ताकत आश्चर्यजनक थी, उसकी चिकित्सा कौशल असाधारण थे, और अब जब ये परिवार एक आपदा का सामना कर रहा था, तो ये फैन जानबूझकर अपनी प्रतिभा को छिपा रहा था, मूर्ख होने का नाटक कर रहा था, जिससे कई मामलों को सीधे कार्रवाई से संभालना मुश्किल हो गया। अतः, चूंकि युवा मास्टर ये ने उन पर भरोसा करना चुना था, तो जिन चीजों को संभालना युवा मास्टर ये को मुश्किल लगता था, उनकी जगह वे उनका ध्यान रखेंगे। थप्पड़। जिया हाओ ने अचानक अपना हाथ उठाया और झाओ तियानलोंग को थप्पड़ मारा। क्या आप मुझे अपना व्यवसाय करना सिखा रहे हैं? हमने ऐसा समझौता कब किया? हिस। जिया हाओ द्वारा झाओ तियानलोंग पर अचानक प्रहार करने से वहां उपस्थित सभी लोग चौंक गए। प्रांतीय शहर के एक प्रमुख सीईओ के रूप में जिया हाओ स्वाभाविक रूप से अपने धैर्य और संयम के लिए जाने जाते थे। लेकिन अब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से झाओ तियानलोंग को मारा था, और क्लाउड सिटी में उभरती हुई शक्ति के रूप में झाओ परिवार को भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। किसी भी दृष्टिकोण से जिया हाओ को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं लगती। क्या यह सब ये फैन की वजह से था? आप, मिस्टर जिया, आपने मुझे क्यों मारा? झाओ तियानलोंग पूरी तरह से अचंभित था, उसने अपना सूजा हुआ चेहरा ढक लिया और जिया हाओ को हैरान नजरों से घूरने लगा। वह पूरी तरह से हैरान था। क्यों? क्योंकि तुमने यंग मास्टर ये की पत्नी को पाने की हिम्मत की, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता की ओर से शिक्षा दे रहा हूं। जिया हाओ ने झाओ तियानलोंग को ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, बाहर निकलो। आह! ठीक है, हालांकि झाओ तियानलोंग आमतौर पर घमंडी था, लेकिन जिया हाओ की प्रभावशाली उपस्थिति के तहत उसने अभिमानी होने की हिम्मत नहीं की। जवाब देने के बाद
झाओ तियानलोंग को अचानक याद आया कि वह उस भोज में था जिसका आयोजन उसने खुद किया था। वह संभवतः कहाँ जा सकता था। जिया हाओ को भी इसका एहसास हुआ और उसने ये फैन और सुयिशु की ओर देखते हुए कहा, युवा मास्टर ये, मिस सु, आप देखिए, अब भोज में और रुकने का कोई मतलब नहीं है ना? क्यों न हम अपने सहयोग के बारे में बात करने के लिए कहीं और चलें? इससे पहले कि सुयिशु अपने सदमे से उबर पाती, जिया हाओ की याद दिलाने पर उसने जल्दी से जवाब दिया, ठीक है। चलो चलें। सुपरिवार के सदस्यों को पुकारने के बाद, सुयिशु, मुख्य सदस्यों, वांग फुगुई, जिया हाओ और अन्य लोगों के साथ भोज हॉल से बाहर चले गए। सुयिशु ने जिया हाओ के साथ कंपनी के व्यापारिक मामलों पर चर्चा करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, लेकिन वह ये फैन को पीछे छोड़कर आराम नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने पिता से कहा कि वे पहले जिया हाओ के साथ कंपनी में चले जाएं, जबकि वह ये फैन को घर छोड़ने के लिए खुद रवाना हो गई। भोज कक्ष में, सुयिशु और ये फैन की पीछे हटती आकृतियों को देखकर झाओ तियानलोंग का चेहरा बेहद उदास हो गया। लानत है। मेरा अपना स्थल एक तमाशा बन गया, ये फैन द्वारा खेले जाने के विचार ने झाओ तियानलोंग के खून को उबाल दिया, यह सब उस बेवकूफ ये फैन की वजह से है, जिसने मेरे अच्छे कामों को बर्बाद कर दिया। जिन लोगों को तैयार होने के लिए कहा गया था, उनके लिए तैयारी कैसी चल रही है? झाओ तियानलोंग के चारों ओर सूट पहने अंगरक्षकों ने तुरंत जवाब दिया, हर कोई तैयार है, हम किसी भी समय कार्रवाई कर सकते हैं। झाओ तियानलोंग ने उदास स्वर में सिर हिलाया, चलो चलें। आज मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह घर न पहुंच पाए। अपने स्वयं के भोज में न केवल उसे बाल्टी भर पानी पीना पड़ा, बल्कि जिया परिवार की जिस साझेदारी की उसने बड़ी लगन से तलाश की थी, उसे भी सुपरिवार ने बीच में ही छीन लिया। आज झाओ तियानलोंग का चेहरा ऐसा खो गया है कि उसे बचाया नहीं जा सकता। जिया हाओ के जाने के बाद बैंक्वेट हॉल, जिसमें सैकड़ों अतिथि बैठे थे, जल्दी ही लगभग खाली हो गया। आज हर कोई जिया हाओ के लिए आया था, और चूंकि उसने सुपरिवार के साथ सहयोग की पुष्टि की थी और झाओ परिवार की प्रतिष्ठा को अपमानित किया था, इसलिए उनके लिए अब और रुकने का कोई मतलब नहीं था। ये फैन को उसके घर की ओर ले जाते हुए, सुयिशु उस रात ये फैन के साथ हुए अंतरंग संपर्क को लेकर थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रही थी। यद्यपि सुयिशु एक वयस्क थी, फिर भी वह एक युवती थी और इन मामलों को लेकर काफी शर्म महसूस करती थी। सुयिशुए ने अपने बगल में खड़े ये फैन पर नजर डालते हुए गाड़ी चलाई। उसका चेहरा दृढ़ था और उसकी विशेषताएं स्पष्ट थीं, उसकी आंखें ज्ञान से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति किसी की आत्मा पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हो। ये फैन सचमुच बहुत सुंदर था। अगर ये फैन अब होश में आ जाए, तो अनगिनत लड़कियां निश्चित रूप से उस पर टूट पड़ेंगी। लेकिन सुयिक्सु को अपने दिल में किसी बात का पछतावा नहीं था, ये फैन से शादी करना उसका अपना फैसला था। ये परिवार के प्रति कृतज्ञता एक पहलू था, लेकिन दूसरी ओर, सुयिक्सु को ये फैन से कोई आपत्ति नहीं थी। जब सुयिक्सु पहले ये फैन की भाभी थी, तो उनके बीच काफी बातचीत हुई थी, और उसे इस सुंदर लड़के के बारे में बहुत अच्छी धारणा थी। यीशु, मेरी पत्नी, तुम क्या देख रही हो? क्या मैं अच्छा दिख रहा हूं? ये फैन अचानक बोला, और उसने सुयिशु की कलाई पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जिससे वह बहुत चौंक गई। स्टीयरिंग व्हील झटका खा गया, जिससे कार सड़क के बीचों बीच घूम गई और लगभग बगल में लगे फूलों के बगीचे से जा टकराई। मैं सुयिक्सु को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाएं और वह सिर्फ अपने दिल की धड़कनों को बेतरतीब ढंग से महसूस कर पा रही थी। सहज रूप से, सुयिक्सु अपना हाथ वापस लेना चाहती थी, लेकिन ये फैन की ईमानदार आंखों को देखकर उसने खुद को रोक लिया। अब मैं उसकी पत्नी हूं। बाद में और भी अंतरंग संपर्क होगा, सिर्फ हाथों से कहीं ज्यादा। दूसरी जगहों पर भी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये फैन को पता है कि क्या करना है। अगर उसे उस समय पहल करनी पड़ी, तो वह शर्मिंदगी से मर जाएगी। कहीं अंदर ही अंदर, सुयिशुए को इस बात का इंतजार था कि रात क्या लेकर आएगी। उसी क्षण, उसके शर्मीले विचारों के बीच, एक और स्पष्ट गर्म धारा उसके हाथ से उसके शरीर में प्रवाहित हुई। उस पल में, सुयिक्सु ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर ताकत से भर गया है, जैसे कि उसकी दृष्टि और विचार बहुत स्पष्ट हो गए हों। क्या हो रहा है? इससे पहले, भोज से पहले, जब सुयिशु और ये फैन गले मिले थे, तो उसे यह स्पष्ट रूप से महसूस हुआ था। ऐसा लगता था कि जब भी वह ये फैन के साथ निकट संपर्क में होती थी, तो उसे एक गर्म धारा महसूस होती थी जो उसे शक्ति देती थी। उस समय, सुयिक्सु ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब, इतनी स्पष्ट अनुभूति के साथ, वह इसे गंभीरता से लेने से खुद को रोक नहीं सकी। क्या यही ये फैन की असाधारण प्रतिभा का रहस्य हो सकता है? उसके साथ अंतरंग होने से उसे शक्ति प्राप्त हुई। तो जुआन यूफेई ने ये फैन को छोड़ दिया, क्या उसने एक चलती हुई खजाने को नहीं त्याग दिया? जो फैन, तुम बहुत अच्छे दिखते हो। हमारा बेटा भी निश्चित रूप से अच्छा दिखेगा, सुयिशु ने ये फैन की कलाई को धीरे से पकड़ते हुए और उसे कोमलता से देखते हुए कहा। ये फैन ने अपनी भाभी को अपने सामने देखा, और उसके दिल में एक तार सा गूंज उठा।
यह पता चला कि राजकुमारी यू के अलावा अन्य लड़कियां भी इतनी कोमल हो सकती है। वह ऐसी समर्पित भाभी को निराश नहीं कर सकता था। बेटा होना बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी पत्नी के साथ सोना चाहता हूं और एक बेटा चाहता हूं, ये फैन ने घोषणा की, जिससे सुयिशु एक बार फिर से बुरी तरह शर्मा गई। जैसे ही ये फैन ने बोलना समाप्त किया, उसकी नजर अचानक पीछे के दर्पण की ओर गई। दरअसल बैंक्वेट हॉल से निकलने के बाद से ही ये फैन को पता था कि कई गाड़ियां उनका पीछा कर रही हैं। वे पूरे रास्ते पीछे पीछे चल रहे थे, कई बार सुयिक्सु की कार को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिला। ये फैन को इस बात का अच्छा अंदाजा था कि उन कारों को किसने भेजा था। आज के भोज में झाओ तियानलोंग को इतना शर्मिंदा करने के बाद और जिया हाओ जैसे प्रमुख सहयोगी द्वारा सुपरिवार के साथ काम करने का चयन करने के बाद झाओ तियानलोंग निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ेंगे। यीशु, मेरी पत्नी, मुझे पेशाब करना है। क्या हम कार रोक सकते हैं? ये फैन ने सुयिशु से पूछा जब गाड़ी गली में मुड़ी। लेकिन यहाँ तो कोई शौचालय नहीं है। सुयिशु ने ब्रेक लगाया, बाएं और दाएं देखा, लेकिन कोई शौचालय नहीं दिखा। दादाजी ने कहा कि लड़कों के लिए शौचालय का उपयोग करने के लिए एक ग्रोव के पीछे ही ठीक है। ये फैन ने सड़क के बगल में एक ग्रोव की ओर इशारा करते हुए कहा, जल्दी करो, मैं अब और नहीं रुक सकता, मुझे भी नंबर 2 पर जाना है, मेरी पत्नी। थोड़ी देर और मेरा इंतजार करो, ठीक है। सुयिशु ने कार पार्क की, उसके बाद ये फैन दौड़ा और तेजी से पास के एक सुनसान पार्क में चला गया। सुयिक्सु का पीछा करने वाले वाहनों का नेतृत्व झाओ तियानलोंग कर रहा था। ये फैन को अकेले कार से बाहर निकलते देख झाओ तियानलोंग के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट उभरी। हम्फ, क्या बेवकूफ है। ऐसी सुनसान जगह से बाहर निकलकर वह मुसीबत को बुलावा दे रहा है। जल्दी करो, सब लोग, उसका पीछा करो और जंगल में उसे खत्म कर दो। कब्र की तरह खामोश। गॉड ऑफ वॉर। ये फैन, सेक्सी भाभी ने मुझसे शादी करने पर जोर दिया। अध्याय 10। ये फैन मुझे तुम लोगों का वध करने देता है। पिछला। अगला। ये फैन, जो पार्क में प्रवेश कर चुका था, ने जल्दी से अपना चेहरा कुछ बार मसला। मंद रोशनी वाली स्ट्रीट लैंप के नीचे ये फैन की शक्ल पलक झपकते ही बदल गई थी। अब उसकी अपनी मां भी उसे नहीं पहचान पाएगी। सब कुछ हो जाने के बाद ये फैन चुपचाप एक परित्यक्त फूलों के बिस्तर के पीछे रुक गया। झाओ तियानलोंग और उसके आदमियों का इंतजार करने लगा। 1 मिनट से भी कम समय में झाओ तियानलोंग टॉर्च के साथ 1 दर्जन से अधिक अंगरक्षकों का नेतृत्व करते हुए अंदर पहुंचे, बाएं और दाएं देखा और फूलों के बिस्तर के पीछे खड़ी ये फैन को देखा। लेकिन इस समय ये फैन अब पहले जैसा नहीं लग रहा था और झाओ तियानलोंग, जो उसके ठीक सामने खड़ा था, उसे पहचान नहीं पाया। क्या तुमने अभी अभी बाहर से एक युवक को आते देखा? झाओ तियानलोंग ने ये फैन को देखा, उसे ये फैन के कपड़ों में कुछ परिचित सा महसूस हुआ। ये फैन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मैंने अभी उसे देखा, एक युवा लड़का जल्दी से उस तरफ जा रहा था, उस चट्टान के पीछे। ये फैन ने लापरवाही से फूलों की क्यारी की ओर इशारा किया। बाहर निकलो, चलो दोनों तरफ से घेरा बनाते हैं। आज हमें ये फैन को यहां से जिंदा नहीं जाने देना चाहिए। और जब हम बाहर जाए तो सुयिशु को भी अपने साथ ले जाना। मुझे आज अपना गुस्सा निकालना है। झाओ तियानलोंग ने अपने अधीनस्थों को संकेत दिया और जल्दी से रॉकरी की ओर बढ़ गया, बिना यह देखे कि ये फैन की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई थी। ये फैन ने स्पष्ट रूप से देखा था कि चेहरे पर जख्म के निशान वाला वह आदमी, जिसने 5 साल पहले उसे कार से टक्कर मारी थी, झाओ तियानलोंग के ठीक बगल में था। 5 साल पहले जब उन्होंने उसे मारने के लिए एक कार दुर्घटना बनाने की हिम्मत की थी, और आज वे फिर से उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे और सुयिक्सु को अपवित्र करना चाहते थे। तो फिर उन्हें मुझे विनम्र न होने का दोष नहीं देना चाहिए। ये फैन की आंखों में क्रूरता की झलक दिखाई दी जब वह झाओ तियानलोंग और उसके आदमियों की दिशा में जा रहा था। झाओ तियानलोंग और उसके आदमियों ने चट्टान के पीछे उगी हुई घास को बहुत देर तक खोजा, लेकिन ये फैन नहीं मिला। लानत है, क्या वह आदमी हमें धोखा दे रहा था? झाओ तियानलोंग के दिल में गर्मी बढ़ गई। लानत है, इतने छोटे से क्षेत्र में वह कमीना ये फैन कहां भाग सकता है? ऐसा लगता है जैसे वह गायब हो गया। झाओ तियानलोंग ने बोलना समाप्त किया और जैसे ही वह मुड़ने वाला था, उसने अचानक उस लड़के को देखा जिसने उसे पहले निर्देश दिए थे। स्वाभाविक रूप से यह ये फैन था। अरे, क्या तुम मरना चाहते हो? अरे, क्या तुमने नहीं कहा कि वह आदमी इस तरफ आया था? वह कहा गया। झाओ तियानलोंग ने ये फैन की गर्दन पकड़ ली और उसे ठंडे स्वर में डांटा, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो आज मैं तुम्हें काट काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। ये फैन के चेहरे की मांसपेशियां 2 बार फड़की और उसने झाओ तियानलोंग को ठंडी निगाहों से देखा। वह व्यक्ति आया था। हालांकि जब वह आया तो उसने मुझसे कुछ कहा। ये फैन के शब्दों ने झाओ तियानलोंग और उसके आदमियों को कुछ हद तक हैरान कर दिया। ये फैन, एक मूर्ख, किसी से क्या कह सकता था? उसने तुमसे क्या कहा? झाओ तियानलोंग ने ये फैन को छोड़ दिया और उसे गौर से देखा।
ये फैन ने उदासीनता से कहा। उसने कहा कि बुरे लोग उसका पीछा कर रहे थे और वह चाहता था कि मैं तुम सभी को मार डालूं। इस वाक्य ने तुरंत सभी उपस्थित लोगों को सचेत कर दिया। आपका क्या मतलब है? ये फैन से निकलती उग्र जानलेवा मंशा को महसूस करने के बाद झाओ तियानलोंग को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने सभी को भागने का इशारा किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये फैन की आकृति एक भूत की तरह भीड़ में घुस गई। धप धप धप। भीड़ में मुट्ठियों के शरीर से टकराने से दबी हुई आवाजों की एक श्रृंखला फूट पड़ी। कुछ ही सेकंड में झाओ तियानलोंग और निशान वाले आदमी को छोड़कर घटनास्थल पर मौजूद दर्जनों लोग बिना किसी हलचल के गिर गए। झाओ तियानलोंग का पीछा करने वाले अन्य अंगरक्षक हालांकि खुद अच्छे लोग नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये फैन की हत्या के प्रयास में सीधे तौर पर भाग नहीं लिया था। इसलिए ये फैन ने केवल उनकी नींव को निष्क्रिय कर दिया, जिससे वे बेहोश हो गए और उन्हें अपने जीवन का उत्तरार्ध बिस्तर पर बिताना पड़ सकता था, लेकिन उसने फिर भी उनकी जान बख्श दी। हालांकि झाओ तियानलोंग और घाव वाले व्यक्ति के लिए जिस क्षण वे जंगल में दाखिल हुए, ये फैन ने पहले ही उनकी मौत की सजा की घोषणा कर दी थी। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, ये फैन ने भावहीनता से कहा। अपना चेहरा 2 बार मसला, वे सब अब शांत है। हमारे लिए बात करना बहुत आसान है। जब ये फैन अपने असली रूप में लौटा तो झाओ तियानलोंग और जख्मी चेहरे वाला आदमी पूरी तरह से दंग रह गया। आह! तुम ये फैन हो? तुम मूर्ख नहीं हो? तुम दिखावा कर रहे थे? हे भगवान! झाओ तियानलोंग ने जमीन पर पड़े अंगरक्षकों की ओर देखा। उसकी पुतलियां सदमे से चौड़ी हो गईं और उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। अब भोज पर नजर डाले तो ये फैन ने उसे शौचालय साफ करने वाला पानी क्यों पिलाया? अब सब कुछ समझ में आ गया। 5 साल पहले कार दुर्घटना से पहले ये फैन ग्रैंड मास्टर स्तर पर पहले से ही एक राक्षसी प्रतिभा था। तो मूर्ख बनने का नाटक करने वाले 5 सालों के दौरान ये फैन की ताकत किस स्तर तक पहुंच गई थी? झाओ तियानलोंग चकित और भयभीत था। उसके पैर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे, उसका दिल रसातल में डूब गया। चूंकि ये फैन मूर्ख बनने का नाटक कर रहा था, इसलिए उसे निश्चित रूप से 5 साल पहले की घटना के बारे में सब कुछ याद होगा। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। बोलो, तुमने 5 साल पहले मुझे मारने के लिए कार दुर्घटना क्यों रची? ये फैन ने अपने हाथों को थपथपाया, लापरवाही से रेलिंग के सहारे झुक गया। उसकी आंखें झाओ तियानलोंग पर गौर से टिकी थीं। ये फैन भयानक था और झाओ तियानलोंग यह जानता था। उसके पास भागने की भी हिम्मत नहीं थी। धप! उसके बगल में जख्मी चेहरे वाला आदमी भयभीत होकर सीधे ये फैन के सामने घुटने टेक दिया। यंग मास्टर, ये मेरी जान बख्श दो, मैं गलत था। उस समय यह सब यंग मास्टर झाओ ने मुझे आदेश दिया था, मैं गलत था, कृपया मेरी जान बख्श दो। ये फैन ने उस दागदार चेहरे वाले आदमी की तरफ देखा तक नहीं। उसके हाथ से एक शक्तिशाली क्यूई बल निकला, जिसने उस आदमी को तुरंत धूल में उड़ा दिया, जो हवा के साथ उड़ गया, फिर पार्क में बहती धारा में जाकर बैठ गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। यह भी ये फैन के शरीर के भीतर विरासत के कार्यों में से एक था। जब ये फैन ने अपनी मार्शल आर्ट क्यूई को इनहेरिटेंस के साथ सक्रिय किया, तो उसकी मार्शल आर्ट क्यूई में अग्नि गुण दिखाई देने लगे, जो लक्ष्यों को धूल में बदलने में सक्षम थी और कोई निशान भी नहीं छोड़ती थी। हालांकि इस तरह के विचित्र दृश्य ने झाओ तियानलोंग को अचंभित कर दिया। वह गिरने के कगार पर था। आह! युवा मास्टर, ये मैं गलत था। यह वास्तव में मैं नहीं था जो आपको मारना चाहता था। यह प्रांतीय शहर का बड़ा शख्स था जिसने लियू परिवार के लोगों को मुझे मजबूर करने के लिए नियुक्त किया था। युवा मास्टर, ये क्या आप मेरे कुत्ते की जान बख्श सकते हैं? अब से मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। झाओ तियानलोंग भी अपने आप को घुटने टेकने से नहीं रोक सका, लगातार ये फैन के सामने झुकता रहा। झाओ तियानलोंग की नजर में ये फैन बहुत भयानक था। 5 साल पहले एक कार दुर्घटना हुई थी और ये फैन 5 साल तक मूर्ख बनने का नाटक कर रहा था। झाओ तियानलोंग को भी स्पष्ट रूप से पता था कि इस बार ये परिवार के साथ परेशानी राजधानी के किसी बड़े व्यक्ति द्वारा भड़काई गई होगी, जिसने ये परिवार को खत्म कर दिया था। फिर भी किसी तरह वह इस मूर्ख ये फैन से चुक गया। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि ये फैन, यह मूर्ख, वास्तव में ये परिवार में सबसे भयानक अस्तित्व था। यदि वह जीवित वापस लौटता तो उसे पहला अवसर मिलते ही यह समाचार बताना पड़ता। यदि ये फैन जीवित रह गया तो किसी के भी अच्छे दिन नहीं आएंगे। राजधानी से आया यह बड़ा आदमी कौन है? ये फैन के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठीं। वह प्रांतीय शहर के लियू परिवार के बारे में जानता था। एल्डर मास्टर लियू कभी उसके दादा के सबसे वफादार अधीनस्थ थे। ये फैन ने कभी नहीं सोचा था कि लियू परिवार उसके हत्यारों में से एक बन जाएगा। जब क्लाउड सिटी में स्थिति कुछ हद तक सुलझ जाएगी तो उसे लियू परिवार के साथ हिसाब किताब निपटाना होगा। युवा मास्टर, ये मैं वास्तव में राजधानी के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं केवल क्लाउड सिटी के बारे में जानता हूं। हमारा झाओ परिवार, वांग परिवार और एक और ली परिवार, हम सभी राजधानी के बड़े लोगों की सेवा करते हैं।
हम आमतौर पर प्रांतीय शहर के लियू परिवार के आदेशों का पालन करते हैं। युवा मास्टर ये, क्या आप मुझे नहीं मार सकते? मैं वादा करता हूं कि मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। उस समय झाओ तियानलोंग अत्यधिक परेशानी में था। वह कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था और अपनी पूंछ लगातार हिला रहा था। यदि तुम्हें इसके परिणाम पता होते तो तुमने ऐसा पहले क्यों किया? ये फैन को कोई दया नहीं आई। उसकी क्यूई ने तुरंत झाओ तियानलोंग को धूल में मिला दिया, जो नदी में गिर गया। केवल मृत व्यक्ति ही कोई कहानी नहीं बताते। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, सुयिशु की आवाज अचानक जंगल के बाहर से आई। जियो फैन, क्या तुम ठीक हो? तुम इतने लंबे समय से क्यों गायब थे? उसकी आवाज कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपने फोन की रोशनी में अंदर का रास्ता ढूंढ रही थी।